हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द रजांगला एजुकेशन। और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर विच इज़ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं वन शॉट में, मतलब हमारी कंप्लीट क्लास होगी। ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट हम लोग इस चैप्टर का के जो भी हैं वो क्लियर करने वाले हैं इस क्लास के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा ये वन शॉट रिवीजन होगा ना, ये एकदम बेसिक से स्टार्ट होगा। देखो चैप्टर का जो नाम है ना वही क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो अगर चैप्टर का नाम ही बेसिक कॉन्सेप्ट है तो एकदम ही तुम्हें बेसिक्स से ही स्टार्ट करना होगा, राइट। तो जब सबसे बेसिक से ही बात करते हैं तो हमें केमिस्ट्री जो है वो 9th क्लास में सबसे फर्स्ट जो 9th क्लास का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है वहाँ पे हम लोग पढ़ रहे होते हैं किसके बारे में, मैटर के बारे में। तो देखो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, क्लास 11th का चैप्टर है, बट हम स्टार्ट कहाँ से करने वाले हैं, एकदम 9th क्लास का जो हमारा टॉपिक है ना वहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं और फिर इसको लेके जाएंगे धीरे धीरे हायर लेवल तक। क्लियर है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी बात यहाँ से, मैटर क्या होता है, जो कि हम पढ़ के आए हैं प्रीवियस क्लासेस में, राइट। तो बच्चों हम क्या बोलते थे कि कोई भी सब्सटेंस जिसका अपना कुछ मास है और जिसने कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई किया है उसको क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे, राइट। जैसे कि ये पेन है मेरे पास तो इसका कुछ मास है, यस डेफिनेटली इसका कुछ मास होगा, और इसने कुछ ना कुछ जगह को ऑक्यूपाई किया है तो ये क्या कहलाएगी, मैटर कहलाएगी, राइट। तो जो मैटर है वो हमारे आसपास अलग अलग फॉर्म्स में हो सकता है। अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, बट उसने स्पेस को तो ऑक्यूपाई किया हुआ है ना, राइट। तो यहाँ पे हम मैटर को क्लासिफाई भी उसी हिसाब से करते हैं। वन इज फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड द सेकेंड वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन है कि उसकी फिजिकल स्टेट क्या है मैटर की। मैंने कहा कि जो हमारे आसपास सब कुछ जो बना हुआ है उसको हम मैटर बोलेंगे, राइट। मैटर जो है वो छोटे छोटे हम कह सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो मैटर है हम बोल सकते हैं वो किससे बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। अब जो ये मैटर है ना बच्चों, इसका हमने फिजिकल और केमिकल दो टाइप के क्लासिफिकेशन पढ़ने होते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम कहते हैं कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मैटर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो या तो सॉलिड या तो लिक्विड या फिर गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। लाइक पानी है वो आइस की फॉर्म भी उसकी हमने देखी है, वो वेपर की फॉर्म में भी हमने देखा है, और लिक्विड की फॉर्म में तो वो रूम टेम्परेचर में रहता ही है। तो एक हमें यहाँ पे फिजिकल क्लासिफिकेशन देखा जो कि इसका कौन सा हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और सॉलिड, लिक्विड, गैस की भी फर्दर प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते हैं ना बच्चों, तो हम क्या कहते हैं कि जो सॉलिड हैं वो कैसे होते हैं। ये देखो हमारे पास ये पेन है सॉलिड, तो इसके पास अपनी शेप है, फिक्स है एकदम इसकी शेप, इसकी जो साइज है, शेप है वो एकदम फिक्स रहता है ना। और इसका वॉल्यूम जो है वो भी क्या है, फिक्स है। बट लिक्विड के केस में हम लोग क्या बोलते थे कि इस जो भी हमारे पास कोई लिक्विड सब्सटेंस होगी वो क्या है, देखो उसकी तुम वॉल्यूम को तो फिक्स कर सकते हो। लाइक हमने अगर वाटर लिया, मिल्क लिया, कोई भी लिक्विड सब्सटेंस ली ना बच्चों, तो उसको हम ये कह सकते हैं कि वो 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है, मतलब क्वांटिटी को हम उसको देख सकते हैं, वॉल्यूम हम उसकी मेजर कर सकते हैं, बट उसकी शेप कुछ डिफाइन नहीं होती है। लाइक हम ये नहीं कह सकते कि वो कौन सी शेप में है, जैसे कंटेनर में डालेंगे उसी कंटेनर का शेप ले लेता है। तो लिक्विड की कोई शेप वगैरह फिक्स नहीं होती थी। और जो गैसेस होती हैं उसके पार्टिकल्स तो रैंडमली मूव करते रहते हैं। तो गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली मूव करेंगे ना बच्चों, तो हम क्या कहेंगे, नीदर दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड नोर दे हैव फिक्स्ड शेप। ना तो उनका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है ना ही कोई फिक्स्ड शेप होता है। क्लियर। तो ये फिजिकल क्लासिफिकेशन था हमारा किसका, मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने कर दिया है, ठीक है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं किसमें, केमिकल क्लासिफिकेशन में, राइट। उनकी मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करते हुए। तो बच्चों जरा ध्यान से सुनो,
अगर हम कहते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन में तो दो टाइप की कैटेगरीज हमारी बनती है, वन इज मिक्सचर एंड द सेकेंड वन इज प्योर सब्सटेंस। हम क्या समझते हैं प्योर सब्सटेंस का मतलब, अगर हम अपनी जनरल डे टू डे लाइफ की बात करें तो हम क्या कहते हैं कि प्योर सब्सटेंस का मतलब वो होता है कि जो जिसमें कोई मिलावट ना हो, वो क्या है, प्योर है। बट एग्जैक्टली अगर हम केमिस्ट्री के वे में समझेंगे, केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से समझते हैं, तो प्योर सब्सटेंस ऐसी सब्सटेंस होती है विच कंटेन्स सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स, राइट, जिसमें सारे पार्टिकल्स क्या हैं, सेम हैं, एक जैसे हैं, सिमिलर हैं, तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, हमारी प्योर सब्सटेंस है, राइट। लेकिन मिक्सचर क्या है फिर, मिक्सचर का मतलब तो सबको पता है, जब हम बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हम अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स को मिक्स कर देते हैं तो क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है, ठीक है, राइट। जैसे कि मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लेती हूँ प्योर सब्सटेंस का, तो प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल मैं क्या ले सकती हूँ बच्चों, जैसे कि मैंने क्या किया, पानी लिया, तो पानी में जितने भी वाटर के पार्टिकल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, उन सब का फॉर्मूला फिक्स है, H2O 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 H2O, सारे मॉलिक्यूल्स एकदम सिमिलर हैं, तो मैं क्या कहूँगी, वो प्योर सब्सटेंस है। मिक्सचर के केस में मैं क्या कहूँगी कि अगर मैंने पानी को और चीनी को मिला दिया तो वहाँ पर क्या होगा, पानी के पार्ट जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी हैं, शुगर के मॉलिक्यूल्स भी हैं, तो क्या हुआ, वो एक मिक्सचर बन गया है ना। एक तरीके से मैं क्या कह सकती हूँ अब यहाँ पर कि जो प्योर सब्सटेंस है, मिक्सचर जो है ना हमारा, वो दो तरीके फिर हम इसको डिवाइड करेंगे, एक तो होमोजीनियस और एक हिट्रोजीनियस, राइट। जैसे पानी को चीनी को मिलाया तो भी वो मिक्सचर है, और पानी को और मिट्टी को मैंने मिला दिया तो भी वो एक मिक्सचर है, बट दोनों में डिफरेंस है। पानी और चीनी को अगर हम मिलाते हैं ना बच्चों, तो वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, यू नो, मिक्स होने के बाद वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फेजेस नहीं होते, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा कैसा मिक्सचर बना, होमोजीनियस मिक्सचर बन गया, राइट। क्या बोलेंगे बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर। और जो दूसरी कैटेगरी है हमारी वो क्या हो सकती है, हिट्रोजीनियस। क्या हो सकती है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर हो सकती है। हिट्रोजीनियस मतलब जब हमें अलग अलग फेजेस ऑब्जर्वेबल है, ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग वहाँ पे, राइट। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, हिट्रोजीनियस। जैसे मिट्टी पानी को मिलाया तो मिट्टी अलग पानी अलग, तो क्या है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर है। अगर पानी चीनी को मिलाया तो सब अच्छे से मिक्स हो गए दोनों, तो होमोजीनियस मिक्सचर है। बट दो चीज़ें मिक्स कर दी, तीन चीज़ें, चार चीज़ें, तो क्या बोला जाएगा, वो मिक्सचर बोला जाएगा। प्योर सब्सटेंस में सिंगल टाइप के पार्टिकल हैं, जैसे मैंने सिर्फ और सिर्फ वाटर के पार्टिकल्स मॉलिक्यूल सारे लिए तो क्या होगा, वो होमोजीनियस। सिर्फ और सिर्फ शुगर की बात करूंगी तो होमोजीनियस, सिर्फ और सिर्फ NaCl नमक की बात करूंगी तो होमोजीनियस, राइट। तो ये हमारी कैटेगरी है। फर्दर हम क्या कहते हैं कि जो प्योर सब्सटेंसेस है ना, उसमें दो चीज़ें आती हैं। क्या क्या आता है, प्योर सब्सटेंसेस जो हैं वो हमारे हो सकते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कौन से हो सकते हैं बच्चों, हमें पता है जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या प्रेजेंट है, एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे 118 एलिमेंट्स, तो वो हमारे सब क्या आएंगे, हमारे प्योर सब्सटेंसेस में आएंगे, क्योंकि वहाँ पे उनके सारे पार्टिकल सिमिलर हैं हमारे, राइट। दूसरा, जो प्योर सब्सटेंस के अलावा हम क्लासिफिकेशन करते हैं यहाँ पे, दूसरा जो है वो है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स का कैसे बनते हैं, जब एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं ना, तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, और जैसे ही मैंने क्या किया, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को कंबाइन कर दिया, तो इसने क्या बना लिया, H2O वाटर का मॉलिक्यूल बना लिया। तो ये हमारा क्या है, एक कंपाउंड है। बट H2O, जैसे कि मैंने बताया कि जितना भी तुम H2O लेते हो, कहीं से भी तुम H2O लेते हो, तो वो सारे जो पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे वहाँ पे फॉर्मूला सेम ही रहेगा, H2O। चाहे वो तुम पानी कोई टैप वाटर अपने घर से लेके आओ, चाहे तुम अपने घर का RO का जो पानी है वो लो, है ना, चाहे तुम बाहर कहीं से भी पानी उठा के लेके आओ, सिंपल सी बात है, पानी का जो फॉर्मूला है वो चेंज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो भी तुम अपने देखोगे ना कि फॉर्मूला जिसका हमें फिक्स्ड पता है, तो वो जो सब्सटेंसेस जो है ना, वो जनरली क्या है, कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स जो भी इसमें आते हैं वो सब क्या रहेंगे, हमारे प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में चले जाएंगे। एलिमेंट्स तो हमारे प्योर सब्सटेंसेस थे ही, राइट। अब ये एलिमेंट्स
एलिमेंट्स में हमारे मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड सब इंक्लूडेड हैं, क्लियर है। और जो हमारे कंपाउंड्स हैं उसमें भी हमारे कंपाउंड्स सारे इन्वॉल्व हैं, लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं, वो सब क्या है हमारे प्योर सब्सटेंसेस में ही कंसिडर किए जाएंगे। क्लियर है बच्चों, इतना समझ में आया? क्या आप कुछ बताया गया है यहाँ तक? मैटर हमारा जो क्लासिफाई, मैटर क्या है भाई, सब कुछ मैटर से बना है, सब कुछ मैटर है हमारे आसपास जो भी है ना। अब मैटर को हमने फिजिकल और केमिकली दो वे में क्लासिफाई कर दिया। फिजिकल क्लासिफिकेशन इज अबाउट सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनकी स्टेट के बारे में है। केमिकल क्लासिफिकेशन हम उनकी प्रॉपर्टीज को देखते हुए करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज को, तो वो हमने किया है मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस में किया है, राइट। तो ये हमारी बात हो गई बेसिक सी। उसके बाद आते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि क्या है, एक्सप्रेसिंग ए फिजिकल क्वांटिटी। देखो जब भी हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना होता है, क्लियर, जैसे कि मैंने क्या कहा कि मुझे ना दूध लेके आना है बाहर कहीं जाके, राइट। तो मैं क्या कहूँगी, मैं जाके वहाँ पे बोलूँगी, कुछ क्या बोलूँगी कि मुझे कितना अमाउंट में दूध चाहिए। अब मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे वहाँ पे कि मुझे 2 दूध लेना है या 3 दूध लेना है, राइट। तो कुछ ना कुछ मुझे ना यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी जिससे कि मैं बता सकूं, एक्सप्रेस कर सकूं कि मुझे कितनी अमाउंट में वो चीज़ रिक्वायर्ड है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगी कि अगर मुझे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है ना बच्चों, तो मेरे पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, वन इज़ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड द अनदर वन इज़ यूनिट। अगर मैं जाके कहती हूँ कि मुझे लीटर दूध चाहिए, कितने लीटर चाहिए ये तो बताना पड़ेगा ना, तो मुझे नंबर की और यूनिट की दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, ताकि मैं कि अपनी जो बात है उसको एक्सप्रेस कर पाऊँ, कोई भी क्वांटिटी है उसको बता पाऊँ, राइट। तो यहाँ पे अगर मुझे प्रॉपरली बोलना है तो मैं क्या कहूँगी, भाई मुझे 2 लीटर दूध चाहिए, मुझे 3 लीटर, 4 लीटर, कुछ भी अमाउंट को बताऊँगी, क्लियर है ना। तो जब भी हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना होता है ना, तो मुझे क्या है, यूनिट भी चाहिए और नंबर भी चाहिए। इन दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से ही मैं अपनी बात को किसी के सामने बोल सकती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब सबके लिए अलग अलग यूनिट होती है, जैसे कि लिक्विड्स के लिए हम लीटर, मिलीलीटर, इन सब में हम यूनिट्स देखते हैं। जो भी हमारे सॉलिड्स हैं, ग्राम, केजी, इस तरीके से देखते हैं। मान लो तुम चावल लेने गए तो ये नहीं कह सकते मुझे 1000 चावल चाहिए, राइट। कौन तुम्हें इतने काउंट करके देगा इतने ज़्यादा अमाउंट में? तो सिंपल सी बात है, यूनिट के जो है बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ना। तो यहाँ पे क्या है, हमारा एसआई सिस्टम आया फिर बीच में, उसने कहा कि हमारी ना कुछ बेस यूनिट बनाएंगे और कुछ डिराइव्ड यूनिट्स बना लेते हैं। बेस यूनिट मतलब जो हमारी 7 बेस यूनिट हैं वो एकदम बेसिक यूनिट्स हैं, वो यूनिट्स के थ्रू हम बाकी यूनिट्स को भी डिराइव कर सकते हैं। तो जो डिराइव करी जाएगी उनको डिराइव्ड यूनिट बोल देंगे, और जो बेस यूनिट्स हैं वो तो हमारे पास है ही, ठीक है। तो एसआई सिस्टम ने 7 यूनिट्स को बेस यूनिट कंसिडर किया है। 7 यूनिट्स क्या क्या हैं बच्चों? लेंथ, मास, टाइम, थर्मोडाइनामिक, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्लियर है? चलो देखते हैं। तो लेंथ की जब बात आती है तो लेंथ को हम एसआई यूनिट में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं हम लोग? मीटर में, राइट। लेंथ को किस में मेजर करना है हमें? मीटर में, और रिप्रेजेंट हम करेंगे एम से। मास को हम मेजर करते हैं किस में? किलोग्राम। इसकी हमारी एसआई यूनिट हमें लेनी है और रिप्रेजेंट करेंगे केजी। टाइम जो है वो हमारा क्या होता है? सेकंड। टाइम को हमारा एसआई सिस्टम में क्या मानना है हमें? सेकंड, और रिप्रेजेंट होता है विद स्मॉल लेटर स्मॉल एस, राइट। अब थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से, राइट, टेम्परेचर के लिए, और इसकी जो यूनिट हमें लेनी होती है वो है हमारा केल्विन। केल्विन जो है उसको हम मेनली कंसिडर करते हुए चलते हैं। बाकी टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस एज वेल एज डिग्री फ़ारेनहाइट में भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर, राइट। नेक्स्ट जो हमारी बेस यूनिट है वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई वी, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है
कैंडला, राइट। उसके बाद है नेक्स्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मेजर करते हैं किसमें, मोल में, जिसको कि हम काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और इसकी यूनिट भी होती है सेम यही मोल, बस ई को हटा दिया है ना। तो ये सिंपल सी हमारी क्या है, 7 बेस यूनिट है। लेंथ को मेजर करना है मीटर में करो, मास को करना है केजी में करो, करंट को करना है एम्पियर में करो। तो ये कुछ 7 बेस यूनिट्स हैं जो कि हमें याद रखनी है, ठीक है। और इनकी यूनिट्स भी हमें पता होना चाहिए, और कौन कौन सी यूनिट्स है बेस यूनिट्स वो भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है कि ठीक है फंडामेंटल यूनिट्स हम याद रख लेंगे, बट डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं। तो डिराइव्ड यूनिट्स बच्चों वो यूनिट्स होती हैं जो कि हम इन फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से डिराइव करते हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या यूनिट्स हैं हमारी। राइट अब देखते हैं जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं ना वो कौन कौन सी हैं। सॉरी, फंडामेंटल यूनिट हो गई। अब देखते हैं डिराइव्ड यूनिट कौन कौन सी हो सकती हैं। कोई भी यूनिट जो कि हमें किसी भी चीज़ की यूनिट निकालनी है जो हमारी फंडामेंटल में नहीं आई, तो हमें वो डिराइव ही करनी पड़ेगी, डेफिनेट सी बात है। जैसे कि हम यहाँ पे सिंपल सा लेते हैं एक डेंसिटी, राइट। सो डेंसिटी क्या होता है बच्चों, डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। दूसरा हम डिराइव कर सकते हैं वॉल्यूम को भी। वॉल्यूम क्या होता है, यहाँ पे डिफाइन करेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, या फिर कोई भी डिपेंड, वो तीनों सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी, वो डिपेंड करता है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, तीनों यूनिट्स हमारी क्या है, लेंथ की है। तो हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम को हम कैसे लिख सकते हैं, मीटर, ब्रेड्थ भी मीटर में ही मेजर करेंगे, हाइट भी। तो हम इसको मीटर क्यूब हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वॉल्यूम जो था वो हमारा कोई फंडामेंटल यूनिट में तो नहीं था, लेकिन हमने इसकी यूनिट को तो डिराइव कर दिया, क्या है, मीटर क्यूब। किसकी हेल्प से किया हमने ये डिराइव, हमने ये डिराइव किया किसकी हेल्प से, जो हमारी एक फंडामेंटल यूनिट थी लेंथ, उसकी हेल्प से हमने डिराइव किया। तो वॉल्यूम जो है उसको हम क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही डेंसिटी देखो, मास जो है वो हमारा फंडामेंटल यूनिट में था, और मास जो है उसको हम क्या बोल रहे हैं कि इसकी यूनिट होती है केजी। और जो वॉल्यूम है इसको हम कैसे लिखेंगे, मीटर क्यूब। तो यहाँ से जो हमारी डेंसिटी है उसकी यूनिट क्या आ गई, kg/-3। तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स है ना उनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बाकी यूनिट्स, बाकी जो हमारे कोई भी क्वांटिटी होगी ना उसकी यूनिट को भी हम निकाल सकते हैं, राइट। उसकी भी यूनिट को डिराइव कर सकते हैं। तो वो हमारा क्या बोला जाएगा, सारी डिराइव्ड यूनिट की कैटेगरी में चली जाएगी। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतनी बात समझने में, ठीक है। अब उसके बाद देखो ध्यान से, हमारे पास है लिस्ट ऑफ कॉमन प्रीफिक्सेस यूज्ड इन एसआई सिस्टम। जो हमारा एसआई सिस्टम है ना उसमें हमें यूनिट कन्वर्जेंस कई बार करनी पड़ती है, राइट। तो हमें पता होना चाहिए कि किसको क्या लिखा जाता है। जैसे कि हमने डेसीमीटर को मीटर में बदलना है, नैनोमीटर को मीटर में बदलना है, तो क्या रिलेशंस इनमें है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। क्या है देखो जरा, डेसी का मतलब होता है हमारे पास 10⁻⁻1, ठीक है। सेंटी का मतलब हमारे पास है 10⁻⁻2। मिली का मतलब हमारे पास होता है 10⁻⁻3। माइक्रो का मीनिंग है यहाँ पे 10⁻⁻6, ये हमें याद रखना पड़ेगा। नैनो का मतलब हमारे पास क्या है 10⁻⁻9। पिको मीन्स 10⁻⁻12, 10⁻⁻12। और फेम्टो का मीनिंग होता है बच्चों 10⁻⁻15। तो इतना तो हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि किसके लिए क्या बोला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे डेका में जो है ना पूरा यहाँ पे इधर पॉजिटिव में चलेगा। डेका मीन्स 10⁻+1, हेक्टो मीन्स 10⁻+2, किलो मीन्स 10⁻+3, मेगा का मीनिंग है यहाँ पे 10⁻6, गीगा मीन्स 10⁻9, टेरा मीन्स होता है 10⁻12 एंड पेटा मीन्स 10⁻15, राइट। मान लो हमने लिखा 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर,
तो अब मुझे इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, मुझे माइक्रो हटाना है। मतलब माइक्रो का सिंपल मतलब क्या है, 10⁻⁻⁻⁶। तो यहाँ पे क्या लिख दो, माइक्रो की जगह 10⁻⁻⁶ लिख दो। तो 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर हो जाएगा, 10⁻⁻⁶ मीटर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। कोई भी यूनिट का कन्वर्जन कर सकते हैं। देखो ये यूनिट तो काफ़ी नोन है, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, अगर किलो को रिप्लेस कर दूँ किससे, 10⁻³ तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 10⁻³ ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से हम ये जो हमारी टेबल बनी हुई है तो हम यूनिट का कन्वर्जेंस कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारी ये फेम्टो तक 15 तक तो रख लेंगे तो मोर देन इनफ है, इतना काफ़ी रहता है। बाकी हमें ये यूनिट कन्वर्जेंस पता होना चाहिए। भाई नैनो को 10⁻⁻⁹, पिको को 10⁻⁻12, काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ होती है। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6। एक और भी होता है यहाँ पे 10⁻⁻10, उसके लिए हम जनरली काफ़ी यूज़ में आती है ये। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एंजिस्ट्रॉम से, राइट है। तो यहाँ पे क्लियर सारी चीज़ें हो जाएंगी, इसको लिख लेंगे हम सब। ठीक है, आगे चलते हैं। आप लोग डिराइव्ड यूनिट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस होता है, ध्यान से सुनो अब यहाँ पे कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन का यहाँ पे क्या मतलब है। कि दोनों टर्म्स जो है ना वो हम डेली लाइफ में अगर यूज़ करें तो समझ नहीं आता कब कहाँ पे किसको यूज़ करना है। एक्यूरेट का मतलब भी ठीक है, करेक्शन से ही आता है कि हाँ एक्यूरेट है, एकदम ठीक है। प्रिसीजन से मतलब क्या समझ में आता है, तो वो दोनों का डिफरेंस समझेंगे और यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है वो समझना है। ठीक है, जल्दी देखते हैं अब यहाँ पे एक्यूरेसी का मतलब क्या है। देखो, एक्यूरेसी रिप्रेजेंट कर रही है करेक्शन ऑफ मेजरमेंट को, राइट। जैसे कि मान लो मेरे पास ये पेन था, इसकी मैंने ना लेंथ को मेजर करना था, ठीक है ना। तो इसकी जब लेंथ को मेजर मैं करने लगी तो इसकी लेंथ मान लो मेरे पास आ गई 15 सेंटीमीटर। तो अगर इसकी एक्चुअल लेंथ भी उतनी ही है जितनी मैंने मेजर की तो वो क्या है, एक्यूरेट मैंने मेजर किया एकदम, है ना। तो वो क्या है, मेरे कैलकुलेशन में क्या आई, एक्यूरेसी आई। समझ में आ रही है बात। और प्रिसीजन क्या है, मान लो मैंने 2 बार 3 बार 4 बार ट्राई किया इसकी मेजर करने की, इसकी जो लेंथ थी वो, और वो जो लेंथ थी ना बच्चों वो क्या आई है, तो कुछ भी आ रही है, वो जो वैल्यूज़ है मेरी वो लगभग बराबर आ रही है। लाइक एक बार 15.1 आ गई सेंटीमीटर में, राइट, एक बार 14.9, एक बार 14.8, तो सारी वैल्यूज़ पास पास आ रही हैं। तो मैं क्या कहूँगी कि जो मेरी कैलकुलेशन है वो क्या है, प्रिसाइज है। मतलब सारे पास पास वैल्यूज़ आने से भी हम एक्यूरेसी की तरफ कई बार जा भी सकते हैं, कई बार नहीं भी जा सकते। एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। वैसे अगर मैं बोलूँ तो एक्यूरेसी क्या है, हमें बताती है करेक्शन ऑफ मेजरमेंट, और जो प्रिसीजन है वो हमें बताता है क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट्स। ये जितने भी हमने मेजरमेंट किए ना वो आपस में कितना क्लोजली रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब। देखो, मान लो मेरे पास क्या है, ये एक रोड थी, ठीक, इसकी जो लेंथ थी ना, ये जो रोड है इसकी जो लेंथ है वो मैंने कंसिडर कर ली कि कितनी लेंथ है इसकी, 2 मीटर लेंथ है, राइट। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 2 मीटर। तो मैंने बोला 4 स्टूडेंट्स को कि इसकी जो लेंथ है ना इसको मेजर करके दिखाओ। 4 स्टूडेंट्स थे मेरे पास, A, B, C और D। तो मैंने कहा कि चलो मेजर करो कि इसकी लेंथ कितनी है, राइट। तो स्टूडेंट्स ने अपने मेजरमेंट्स किए। अब मान लो ए स्टूडेंट आया, ए स्टूडेंट ने क्या क्या किया, पहली बार उसने मेजर किया तो उसकी वैल्यू आ रही है 1.95, ठीक है। फिर एक बार उसने मेजर किया तो वैल्यू आ रही है 1.98, क्लियर। एक बार उसकी वैल्यू आ रही है 2.2, एक बार उसकी वैल्यू आ रही है 2.05। मतलब क्या है, देखो जो हमारी लेंथ है ना रोड की वो लगभग 2 मीटर है, वो 2 मीटर ही है, एग्जैक्ट वैल्यू यही है। और इसका जब हम एवरेज निकालेंगे, जो इसने ये कैलकुलेशंस की है ना, इसका जब हम एवरेज निकालेंगे तो वो एवरेज भी ऑलमोस्ट हमारा 2 के आसपास आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि इसकी जो कैलकुलेशन है वो क्या है, हो गई एक्यूरेट हो गई, राइट। तो अगर हमारा आंसर भी ऑलमोस्ट 2 आ रहा है इनका एवरेज लेने पे तो हम क्या कहेंगे, एक्यूरेटली उसने मेजर किया है, राइट। बट अगर मैं ये कहती हूँ कि यहाँ पे
वैल्यूज़ को ऑब्जर्व करूं तो एक बार 1.9 है, 1.9 है, 2.2 है, 2.05 है, तो ये सारी वैल्यूज़ भी क्या हैं, काफ़ी क्लोज हैं। तो मैं क्या कहूँगी, अगर वैल्यूज़ सारी क्लोज हैं तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगी, गुड प्रिसीजन, कि प्रिसीजन भी क्या है, अच्छा है, और साथ के साथ एक्यूरेसी भी क्या है, अच्छी है। दोनों एक्यूरेट आंसर भी आ रहा है और प्रिसाइज भी आ रहा है। सो गुड प्रिसीजन, गुड एक्यूरेसी। फिर सेकंड स्टूडेंट आया यहाँ पे, उसने क्या वैल्यू कैलकुलेट की, देखो जरा। एक बार इसकी कैलकुलेशन आई 1.5, एक बार इसकी कैलकुलेशन आई 1.3, एक बार इसकी कैलकुलेशन जो आई वो आई 2.7, और एक बार इसकी जो कैलकुलेशन थी वो आ गई 2.5। जब बेटा इन चारों नंबर्स का हम एवरेज निकालेंगे ना, तो इन चारों नंबर्स का जो एवरेज होगा ना वो भी ऑलमोस्ट हमारा 2 आ जाएगा, क्योंकि कभी इसकी कैलकुलेशन 1 से काफ़ी नीचे चली गई, कभी इसकी जो कैलकुलेशन थी वो 1 से 2 से काफ़ी ऊपर चली गई, तो एवरेज इसका जो है ना ऑलमोस्ट 2 के आसपास आ ही जाएगा सबका। तो हम ये कहेंगे कि इसने जो वैल्यू कैलकुलेट की है ना वो एक्यूरेट तो आ रही है, राइट, एक्यूरेट तो आ जाएगी, क्योंकि एवरेज तो निकल के सबका बराबर आ गया इसका, तो एक्यूरेट तो है। लेकिन जो इंडिविजुअल इसने जो एक्सपेरिमेंट किया, एक बार 1.5 आ रहा है, फिर एक बार 1.3 आ रहा है, फिर 2.7 आ रहा है, तो ये जो गैप है ना इंडिविजुअल मेजरमेंट में वो काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं क्या कहूँगी कि यहाँ पे प्रिसीजन अच्छा नहीं है, प्रिसीजन जो है वो कैसा है, पुअर है, राइट। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा आता है वो क्या है बच्चों, कि हमारे पास सी स्टूडेंट आया, इसने क्या मेजरमेंट्स किए, इसने कहा कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे इसने 1.5 मेजर कर लिया, फिर इसने मेजर किया 1.4, फिर इसने मेजर किया 1.48, फिर इसने मेजर किया 1.49। तो देखो इसकी जो वैल्यूज़ है ना, सारी वैल्यूज़ काफ़ी क्लोज हैं। एक बार इससे जो लेंथ है वो 1.49 मेज़र की, 1.48, 1.4, 1.5, काफ़ी पास हैं सारी वैल्यूज़। तो हम क्या कहेंगे, वैल्यूज़ तो पास हैं, मीन्स द प्रिसीजन इज़ गुड, गुड प्रिसीजन। बट मैं यहाँ पे क्या कहूँगी कि यहाँ पे जो एक्यूरेसी है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि इन सब का जब एवरेज निकालेंगे ना तो यहाँ पे मैं क्या कहूँगी, पुअर एक्यूरेसी। क्योंकि क्या हुआ, इनका जो एवरेज है 1.5, 1.4, 1.48, 1.49, इनका एवरेज 1.4 के आसपास ही कुछ रह जाएगा, बट इसकी जो लेंथ है वो तो 2 मीटर है, तो यहाँ पे एक्यूरेसी नहीं है, बट प्रिसीजन जो है वो काफ़ी अच्छा था, राइट। नेक्स्ट हमारा एक और स्टूडेंट आया जिसने वैल्यूज़ निकाल ली, मान लो 1.5, फिर 1.2, फिर 1.1, और एक बार इसने निकाल ली कितनी, 1.9। तो इसकी वैल्यूज़ देखो काफ़ी दूर हैं सारी वैल्यूज़, इनमें गैप भी काफ़ी ज़्यादा है, और ये जो वैल्यूज़ हैं इनका एवरेज भी 2 मीटर नहीं आने वाला। तो मैं क्या कहूँगी, जो डी स्टूडेंट ने मेजरमेंट्स की इसमें पुअर प्रिसीजन था, पुअर प्रिसीजन, एंड पुअर ही यहाँ पे क्या थी, एक्यूरेसी थी, राइट। कुछ भी चीज़ यहाँ पे बेटर नहीं थी, दोनों ही क्या है, पुअर है, ठीक है। तो सिंपली हमें इस चीज़ को इसी वे में समझना है कि जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो वो सारी कैलकुलेशन आपस में कितनी क्लोज हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस आ रही है, तो मतलब वो प्रिसीजन को रिप्रेजेंट करता है, और एक्यूरेट जो हमारा एग्जैक्ट रिजल्ट आना चाहिए उसके कितने हम क्लोज हैं, एवरेज वैल्यूज़ जो हमारी आती है वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट करता है, राइट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे, जो कि क्या है हमारा साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों, कि जब हम किसी नंबर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, n इंटू 10⁻n की फॉर्म में, तो हम इसको क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। अब यहाँ पे ये क्या है, n जो हम लिख रहे हैं, कैपिटल N, देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू 1 से 10 के बीच में होनी चाहिए, राइट, और 10 की पावर में कोई भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। अब देखो हमें जो ये नंबर है ना, ये देखो 0 पॉइंट समथिंग है, हमें 0.00048 इस तरीके से नहीं, जो हमारी वैल्यू है ना वो 0 पॉइंट समथिंग नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए, 1 से 10 के बीच में होना चाहिए नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो जरा ध्यान से, डेसिमल को अगर तुमने राइट साइड मूव किया, ऐसे मैं खड़ी हुई हूँ तो ये है राइट साइड को डेसिमल में मूव करूंगी तो पावर में क्या जाएगा, नेगेटिव, जितना स्टेप्स मूव करोगे उतना ही नेगेटिव। अगर तुम मूव करते हो लेफ्ट साइड
में इस तरफ, तो क्या आएगा पावर उतनी ही पॉजिटिव होती चली जाएगी 10 की पावर। ठीक है, चलो अब इसको समझते हैं। सिंपल सा पॉइंट है ये बच्चों, 0.0048। ठीक है ना, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। तो देखो ये जो पॉइंट है इसको यहाँ लेके आती हूँ, यहाँ तो भी 0 पॉइंट समथिंग रहेगा, यहाँ लेके आती हूँ तो भी 0 पॉइंट समथिंग, बट यहाँ लिख देती हूँ 4 और 8 के बीच में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सारा ही उड़ गया। ठीक है, तो ये है 0 और ये 4 8। ठीक है, अब मुझे इस पॉइंट को ना यहाँ लेके आना है 4 और 8 के बीच में, ताकि नंबर क्या बन जाए, 4.8 बन जाए, है ना। और वही मुझे चाहिए, जो n की वैल्यू है ना वो 1 से 10 के बीच में होनी चाहिए। तो 4.8 1 से 10 के बीच में ही तो आता है। तो यहाँ पे देखो 1 2 और 3 डिजिट के बाद मुझे उस नंबर को लेके जाना है। और किस तरफ जा रही हूँ, राइट की तरफ। तो राइट की तरफ तो 10 की पावर में क्या लिखोगे, माइनस लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 4.8 इंटू 10 रेज टू पावर -3। एकदम सिंपल सा है बच्चों। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, ये हमारा नंबर है 234000। कुछ भी नंबर है उसके बाद में तो तुम अपने हिसाब से 0 लगा ही सकते हो, राइट। तो मैंने ये अपने आप लिख दिया 0.0। अब मुझे ये नंबर क्या चाहिए, 1 से 10 के बीच में। तो सिंपल सी बात है, पॉइंट को मुझे यहाँ तक लेके आना पड़ेगा 2 और 3 के बीच में, तभी ये 2.3 बन पाएगा, जो कि 1 से 10 के बीच का नंबर है। क्लियर। तो कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, देखो 1 2 3 4 5 नंबर शिफ्ट करना पड़ेगा मुझे। और कहाँ पे, लेफ्ट साइड में। तो क्या लिखूंगी, 2.3 इंटू 10 रेज टू पावर 5। सिंपल है, उस तरफ जा रही हूँ तो पॉजिटिव में आएगी पावर, इस तरफ आई तो नेगेटिव में आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 8008। तो इसको यहाँ पे 0 लगा लो तुम अपनी तरफ से, और इधर मूव करो 1 नंबर 2 नंबर और ये 3 नंबर। तो 8.008 इसको लिखना पड़ेगा ना, तभी तो ये 1 से 10 के बीच में आ पाएगा ये जो टर्म है ये। तो क्या लिखोगे, 8.008 इंटू 10 रेज टू पावर 3, राइट। क्योंकि कितना मूव किया है तुमने, 3 नंबर तक मूव किया है। ये जो नंबर है देखो दिख ही रहा है 6.0012। इसको क्या करोगे, कुछ भी नहीं करना भाई। 6.0012 क्या है, 6 पॉइंट समथिंग, मतलब 1 से 10 के बीच में ही लाई कर रहा है। तो ये हमारा ऑलरेडी करेक्ट है। तो साइंटिफिक नोटेशन में सिंपल सी बात तुम्हें याद रखनी है, अगर तुम्हें डेसिमल को मूव करना पड़े इस तरफ राइट साइड तो पावर इज नेगेटिव, और पॉजिटिव उस लेफ्ट की तरफ मूव करोगे तो पॉजिटिव। एन इंटू 10 की पावर n में रिप्रेजेंटेशन को ही हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। क्लियर है, चलो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने का सबसे सिंपल सा 2-3 बातें हमें याद रखनी होती है। क्या याद रखनी होती है, पॉइंट से पहले देखो, सबसे पहला पॉइंट तो यही देख लो कि नॉन जीरो नंबर्स, भाई 2 3 4 5 6 7 वो सब क्या रहेंगे, सिग्निफिकेंट रहेंगे। जीरो बिटवीन नॉन जीरो क्या रहेगी, सिग्निफिकेंट रहेगी। जीरो प्रीसीडिंग फर्स्ट नॉन जीरो क्या रहेगी, नॉट सिग्निफिकेंट रहेगी। ध्यान से देखो क्या कहना चाह रहा है, देखो 2 3 4 5 ये सब नंबर्स जो हैं वो हमारे क्या रहेंगे, सिग्निफिकेंट रहेंगे। 6 7 8 जो भी नॉन जीरो नंबर्स होते हैं वो सब कैसे रहेंगे, सिग्निफिकेंट। सेकंड पॉइंट है जीरो बिटवीन नॉन जीरोस। नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आती है, जैसे मैंने लिखा 2 3 0 5, तो इस जीरो को क्या कहूँगी, सिग्निफिकेंट। काउंट करना है उसको सिग्निफिकेंट नंबर्स में। ठीक है, नेक्स्ट है जीरो प्रीसीडिंग फर्स्ट नॉन जीरो, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे मैंने लिखा 0.032, तो यहाँ पे क्या है भाई, ये जो जीरो हैं वो पहले आ रही हैं। जितनी भी जीरो पहले आती है ना, पहला नॉन जीरो नंबर आने से पहले जितनी भी जीरो आई वो सब क्या रहेगी, नॉट सिग्निफिकेंट मानी जाएगी, राइट। उसके बाद है जीरोस एट द राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट। अगर मैं लिखती हूँ 2.320, तो ये वाली जीरो क्या है, राइट साइड में है, इस तरफ में है, तो इसको मैं क्या मानूंगी, सिग्निफिकेंट मानूंगी। ठीक है, 4 बातें तुम्हें याद रखनी है। बताओ जरा इसमें भाई ये जो जीरो है वो कहाँ पे आ रही है, नॉन जीरोस के बीच में आ रही है। 2 और 7 क्या है, नॉन जीरो है। तो यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई यहाँ पे। यहाँ पे देखो जो भी जीरो हमारी नॉन जीरो से पहले आ गई उनको सिग्निफिकेंट नहीं मानना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाली हूँ कि मेरे पास यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ पे कितनी हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तीनों नॉन जीरोज हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो जरा
इसको हमें कुछ नहीं देखना होता, जो भी एक्सपोनेंशियल ये जो 10⁻⁴ के फॉर्म में गिवन है इसको नहीं देखना है, ठीक है। अब इसको देखो जरा ध्यान से, 4 नंबर्स हैं हमारे पास, तो कितनी फिगर्स हो गई, 4 फिगर्स। यहाँ पे जीरो अगर पहले आ गई नॉन जीरो से तो वो जीरो क्या रहेगी, नॉट सिग्निफिकेंट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, 1 2 एंड 3, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स इजीली हम देख सकते हैं कितनी क्या होती है। नेक्स्ट है कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिंपल सा एक पॉइंट तुम्हें याद रखना है कि कैलकुलेशंस करते टाइम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे देखोगे। तो देखो यहाँ पे जरा कि अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करते हैं तो मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा 2.534, यहाँ पे मैंने नंबर लिखा 1.8। मैंने मान लो इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है या चाहे तो सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। जब हम बात करेंगे किसकी, एडिशन की, या फिर हम किसकी बात करेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्शन की, तो इन दोनों ही केस में सेम चीज़ अप्लाई होगी। क्या अप्लाई होगी कि ऐड कर लो, ठीक है। ऐड करने के बाद जो भी तुम्हारा नंबर आएगा उसको तुम्हें इतने ही पॉइंट तक रखना है जितना कि लोवेस्ट में था, ठीक है। जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद एक टर्म थी, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स थी, है ना। यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट थी, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट थी। तो तुम्हें जो भी आंसर आएगा उसको कहाँ तक रखना है, ओनली 1 डिजिट तक रखना है, क्योंकि जो कम डिजिट वाला जो भी रहेगा उसके हिसाब से रखना है, चाहे एडिशन करो चाहे सब्ट्रैक्शन करो, तो ये रूल फॉलो करना है, ठीक है। मान लो एक डिजिट, एक तुमने ये नंबर ले लिया 3.5296, इसमें ऐड कर दिया 2.98, तो जो भी आंसर आएगा ना उसका तुम्हें पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट तक का ही आंसर तुम्हें रखना है, पूरा नहीं रखना है, ठीक है। तो ये हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रूल को फॉलो करना है, इस बात को ध्यान रखना है। दूसरा है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करते टाइम हमें क्या याद रखना है। तो जब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की और डिवीज़न की तो हमें क्या करना है, एक नंबर है हमारे पास 3.542 और दूसरा हमारे पास नंबर है 2.03। इन दोनों की हमें क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। अब बात ये है कि ये देखो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हमें चेक करनी होती है। क्या चेक करना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स को चेक करना है। यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बच्चों, 3। यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बच्चों, 4। तो जो भी तुम्हारा यहाँ पे आंसर आएगा उसमें, उस आंसर जो भी तुम्हारा आएगा ना उसमें तुम्हें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखनी है, सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर उस आंसर में होनी चाहिए। बस इतनी सी बात तुम्हें याद रखनी है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करते टाइम तुम ये देख लो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से वाले नंबर में हैं और उनकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स तुम्हें रखनी है, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया। अब चलते हैं आगे, डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस में मतलब सिंपल है ना बच्चों, कुछ फॉर्मूला, कुछ कन्वर्जन्स हैं जो कि हमें याद रखने हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं, सारे कन्वर्जन्स करने की ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट जो बेसिक कन्वर्जन्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं वो तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। देखो क्या क्या है। अब 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 dm3 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। ये रिलेशन हमें ध्यान रखना है, सिंपल सा रिलेशन है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें 10⁻³ लीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब में भी सिंपल है। देखो मीटर को डेसीमीटर में, डेसीमीटर को सेंटीमीटर में, ये सब चीज़ें तो हम कर ही सकते हैं खुद से, तो इनमें से कोई भी एक रिलेशन याद रख सकते हो। जैसे कि हम ये भी बोल सकते हैं इस रिलेशन के थ्रू कि 1000 लीटर जो है वो किसके बराबर होगा, 1 मीटर क्यूब के बराबर होगा। तो सिंपल है, हम लीटर को और मीटर की यूनिट्स को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बातें हमें बस ध्यान रखनी है। तो 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर है, और मीटर को हम क्या कर दें, डेसीमीटर में चेंज करेंगे तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर क्या 1000 हो जाएगा और इधर भी 1000, 10⁻³ लीटर है तो वो कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर है। तो कोई भी एक रिजल्ट याद करके फिर इनकी आपस में इंटर कन्वर्जेंस तो कर सकते हो। तो ये यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, याद रखनी है। 1 फीट के अंदर होता है 12 इंच, ये हमें पता होना चाहिए। 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, ये तो सबको पता है, बेसिक है। 1 kg में कितना है, 1000 ग्राम होता है। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है। 1 माइल जो है वो कितना होता है, 1.6 किलोमीटर से ज़्यादा। 1 माइल जो है वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा होता है, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर के आसपास
गैस हो जाता है, राइट। उसके बाद है ये दो फॉर्मूलाज जो क्लास 9th से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। टेम्परेचर को ना हम 3 यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं। वन इज़ केल्विन, द सेकेंड वन यूनिट क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे डिग्री सेल्सियस, और थर्ड क्या होती है फ़ारेनहाइट। इनके इंटर कन्वर्जन्स दे रखे हैं। केल्विन को अगर हमें कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में या डिग्री सेल्सियस को केल्विन में तो इसकी हेल्प से कर देंगे, और फ़ारेनहाइट को और डिग्री सेल्सियस को इस फॉर्मूला के हेल्प से इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 1 पाउंड इज इक्वल्स टू 454 इंटू 10⁻³ kgs, राइट, ये याद रखेंगे। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है हमारा, प्रेशर के लिए कन्वर्जन पूरा यूनिट गिवन है यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से देखो, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फॉर्मूला तो हम सबको पता है। अब 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है बच्चों 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है 10 मिलीमीटर के, तो सेंटीमीटर की जगह हमने क्या लिख दिया 10 मिलीमीटर, तो क्या हो गया ये 760 mm ऑफ Hg हो गया, ठीक है। अब बच्चों 1 mm ऑफ Hg जो है ना वो किसके बराबर होता है 1 टोर के बराबर होता है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया 760 टोर लिख दिया, राइट। अब 1 एटमॉस्फेयर हमारा बराबर होता है किसके 101,325 पास्कल के बराबर होता है। तो हम यूनिट्स को सारा याद रखना है जो भी लिखी हुई हैं, ठीक है। अब ये यूनिट और पता होना चाहिए कि एक बार किसके बराबर होता है 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। प्रेशर की सारी इंटर कन्वर्जन यूनिट्स हमें आनी चाहिए। अब एक एटमॉस्फेयर जो है ना ये हमने जो यहाँ पे लिखा था इसको मैं इस वे में लिख सकती हूँ, भाई मैंने इसको क्या लिखना है साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिख दिया। कैसे लिख दिया कि यहाँ पे पॉइंट मान लिया, अपनी मर्जी से मान ही सकती हूँ पॉइंट, तो इस पॉइंट को मुझे 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद शिफ्ट करना था, तो मैंने लिख दिया 1.01325 इंटू 10⁵. अब 10⁵ पास्कल किसके बराबर था बच्चों 1 बार के बराबर, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 1.01325 बार के इक्वल हो गया, ठीक है। और लास्ट में अगर मैं इसको इधर डिवाइड में ले आती हूँ तो 1 बार इज इक्वल्स टू 1/1.01325 एटमॉस्फेयर हो जाएगा, और उसको सोल्व करने पे मुझे क्या मिलेगा 1 बार इज इक्वल्स टू 0.987 बार। क्लियर है, सॉरी एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो 1 बार इज इक्वल्स टू 0.987 एटमॉस्फेयर। तो ये प्रेशर की सारी इंटर कन्वर्जन यूनिट्स हैं जो कि हमें याद रखनी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अभी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पे। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस देखो, 2 लॉ तो हमारे एकदम सिंपल और बेसिक लॉज हैं जो कि हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। क्या है, फर्स्ट लॉ है हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या बताता है बच्चों कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब सिंपल सी बात है भाई, तुम अगर 1 लीटर पानी 1 लीटर दूध मिक्स करोगे तो 2 लीटर ही तो बनेगा ना, तो मास को कहीं गायब थोड़ी ना कर दोगे, किसी चीज़ को मैटर को डिस्ट्रॉय थोड़ी ना कर सकते हो। यही बात कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट। जैसे मैंने इक्वेशन लिखी C+O2 विल गिव CO2, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे जितना अमाउंट इसका होगा और जितना अमाउंट इसका होगा उतना ही तो अमाउंट क्या बनेगा CO2 का, उसी प्रोपोर्शन में चलेगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे इसकी अमाउंट ले ली थी कुछ भी 1 मोल की टर्म्स में, अगर अभी नहीं भी समझो तो मैं क्या कहूँगी कि जो कार्बन का मास है वो कितना है 12 ग्राम है ना, तो 12 ग्राम मैंने कार्बन ले लिया, और ऑक्सीजन O2 है तो यहाँ पे कितना हो गया 32 ग्राम। तो यहाँ पे जो मेरा CO2 बनेगा उसका मास भी कितना बनना चाहिए 44 ग्राम बनना चाहिए। तो बस वही बात है ये हमारी क्या कहती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, नेक्स्ट जो हमारी लॉ है वो है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन हमारी क्या हमें बताती है कि मान लो मेरे पास क्या है H2 और O2,
दोनों ने कंबाइन किया तो क्या बनाया, H2O बनाया, राइट। तो ऐसा नहीं है कि तुम रिएक्शन करो तो वो किसी और ही रेशियो में कंबाइन करे, मैं कंबाइन करूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तो किसी और ही रेशियो में कंबाइन करे, ऐसा नहीं होता। वो जब कंबाइन करते हैं तो एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करेंगे, राइट। जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो मास कितना हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। और यहाँ पे एक ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, 16 यूनिट्स। तो यहाँ पे जो रेशियो है वो कितना आएगा, 1:8। तो तुम जो पानी अगर तुम देखो वाटर मॉलिक्यूल, तो वहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में प्रेजेंट हैं, 1:8 में। तो ये जो रेशियो है ना वो हमेशा 1:8 रहेगा, चाहे तुम कहीं से भी पानी को उठाओ, चाहे तालाब का पानी लाओ, नदी का, समुद्र का, तो जो रेशियो है ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंबाइन करने का वो 1:8 ही रहेगा, ठीक है। दिस इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट जो लॉ है वो बड़ी अच्छी सी है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमें क्या बताती हैं बच्चों, कि अगर हमारे पास ना 2 एटम्स हैं, राइट, और वो दोनों एटम्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं, और वो दोनों एटम्स आपस में कंबाइन करके फिर क्या बना रहे हैं, कोई अलग अलग 2 कंपाउंड्स बना रहे हैं, राइट। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने कंबाइन करके यहाँ पे क्या बनाया, H2O बनाया। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बना सकते हैं, दैट इज H2O2 भी बना सकते हैं, है ना। तो ये जो दोनों हमारे फॉर्मूलाज बने, इनमें हमें क्या चीज़ दिखाई दे रही है कि यहाँ पे H2 कितना है, मास हो गया 2 हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का मास कितना हो गया 16, यहाँ पे क्या है 2 हाइड्रोजन तो मास कितना हो गया 2, ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा 32, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, राइट। तो जब एक एटम दूसरे एटम के फिक्स मास के साथ कंबाइन करता है टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स, तो ये जो इनका खुद का रेशो होगा ना वो भी एक सिंपल रेशो होगा। जैसे यहाँ पे 16 और 32 ये भी हमारा क्या बनेगा, एक सिंपल सा रेशो आपस में बनेगा। इसी रेशो में वो क्या करते हैं, सिंपल से रेशो में आपस में कंबाइन दूसरे कंपाउंड्स बनाते हैं। ये कहना चाह रहा है यहाँ पे, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही कंपाउंड्स बन सकते हैं जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है। अब जब कार्बन और ऑक्सीजन ने कंबाइन किया तो कार्बन का मास 12 और ऑक्सीजन का मास हो गया 16। यहाँ पे भी कार्बन का मास 12 और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है तो कितना हो जाएगा 16 2 जा 32। तो अब मास कार्बन का हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो अब जो यहाँ पे ऑक्सीजन है वो उसका मास कितना है 16 और यहाँ पे कितना है 32। तो ये जो ऑक्सीजन का रेशियो हम यहाँ पे निकाल के देखेंगे ना तो वो कितना रेशियो आ रहा है 1:2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक जो रेशियो है जो कंबाइन जिसमें ये कर रहे हैं वो क्या है, एक सिंपल रेशियो है ना 1:2। तो जब भी एक अलग अलग कंपाउंड्स हमारे बनते हैं, अलग अलग एटम्स जो एटम्स कंबाइन करके अलग अलग कंपाउंड्स अगर बना रहे हैं तो वहाँ पे वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में ही प्रेजेंट होते हैं। दैट इज़ व्हाट ये लॉ हमें बताती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। बहुत बेसिक सा लॉ है हमारा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये लॉ हमें क्या कहता है, देखो मान लो हमारे पास ये 3 एलिमेंट्स है, वन इज हाइड्रोजन, अनदर वन इज यस एक हमारे पास क्या है सल्फर और एक हमारे पास क्या है ऑक्सीजन। तो इनको कंबाइन करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन और सल्फर ने कंबाइन करके क्या बनाया, H2S का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। ऐसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने कंबाइन करके क्या बनाया, H2O का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ, ठीक है। अब ये जो 2 कंपाउंड्स हैं और सल्फर और ऑक्सीजन की बात करें तो क्या होगा, सल्फर और ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बनाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे, राइट। तो H2S है, एक H2O है और एक क्या बन गया हमारा SO2। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि अगर हम यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन का मास तो फिक्स है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। तो सल्फर का मास यहाँ पे कितना दिख रहा है हमें 32, ऑक्सीजन 1 है तो इसका मास कितना हो गया 16। तो सल्फर और ऑक्सीजन अगर हमारे ये अलग एक ही एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहे हैं और उसका मास हमने फिक्स कर दिया तो इन दोनों का रेशो कितना आ रहा है बच्चों 1:2, या फिर सल्फर और ऑक्सीजन का रेशो क्या कह सकती हूँ 2:1 आ रहा है, राइट। तो अगर ये दोनों एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, राइट,
सल्फर और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं। क्या कंपाउंड बनाया था इन्होंने? सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर इनका जो रेशो रहेगा, क्या रेशो रहेगा? देखो, सल्फर का और ऑक्सीजन का। सल्फर का मास है 32 और ऑक्सीजन का मास भी कितना आया यहाँ से? 32। तो 32 और 32 का रेशो हमारा कितना हो जाएगा? 1:1। तो ये यहाँ पे सिंपली ये लो हमें क्या बताता है कि ये वाला रेशो और ये वाला रेशो, इन दोनों के जो इनका जो आपस में रेशो होगा ना, वो एक सिंपल सा रेशो रहेगा। देखो यहाँ पे 2:1 है सल्फर और ऑक्सीजन का, और यहाँ पे 1:1 है। तो ओवरऑल क्या हो गया? 2:1:1:1। तो ओवरऑल क्या है? 2:1। तो एक सिंपल सा रेशो आएगा, राइट। सिंपली हमें यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि एक हमारा कंपाउंड है H2S, एक कंपाउंड बना था H2O, हाइड्रोजन का मास यहाँ पे फिक्स था, तो सल्फर और ऑक्सीजन का जो रेशियो आया मास का वो कितना था? 2:1 था। ऐसे ही हमने क्या किया, सल्फर और ऑक्सीजन का जब कंपाउंड बना तो SO2 बना। यहाँ पर क्या है? 1 इनका मास जो का रेशियो है वो 1:1 है। तो यहाँ पे एक ओवरऑल सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। क्लियर? तो ये हमें क्या बताती है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, राइट। अब उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हमें क्या एक्सप्लेन करती है? उन्होंने बताया था जो एटम है उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, राइट, कि एटम किस तरीके से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, एटम्स जो हैं वो उनके क्या नेचर होता है, क्या नहीं। तो समझते हैं डाल्टन्स की जो थ्योरी है उनके कुछ पॉइंट्स। तो मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम, कि कोई भी जो मैटर होगा वो किससे बना हुआ है? स्मॉल पार्टिकल से, स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल से, जिसको कि हम फर्दर स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक नहीं कर सकते, जिसको कि हम क्या नाम देंगे? एटम का नाम देंगे। क्लियर? लेकिन अब हम डाल्टन्स के जब ये सारे पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे ना, तो हमें यहाँ से समझ में आएगा कि जो मैक्सिमम पोस्टुलेट थी डाल्टन की वो क्या थी? रॉन्ग प्रूव हो गई बाद के हिसाब से, राइट। लेकिन उस टाइम के हिसाब से जो एटम के थ्योरी दी गई, वो एटम के बारे में जो बातें बताई गई वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लियर? तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि जो मैटर है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है? एटम है, और एटम को हम स्मॉल पार्टिकल्स में फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन आज के टाइम पे हम देखें तो हमें पता है कि जो एटम है उसके अलग अलग, उसमें भी अलग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जो कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, जो कि रिएक्शंस हमारी होती हैं अलग अलग टाइप की, जहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, इन सब का यूज़ होता है। तो एटम का के जो पार्टिकल्स हैं उनको भी हम अलग अलग कर सकते हैं, जो उनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो ये बात पूरी तरीके से ठीक नहीं है, राइट। सो जो नेक्स्ट पोस्टुलेट है वो हमारी क्या है? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। अगर हम किसी भी एलिमेंट के एटम्स की बात करें तो वो सारे के सारे एटम्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे, राइट। जैसे कि मैं कहूँ अगर आयरन है तो आयरन के सारे एटम्स एक जैसे होंगे। कॉपर है, कॉपर के सारे एटम्स जो होंगे वो सारे सिमिलर होंगे। बट एग्जैक्टली क्या है, आज के टाइम पे हमें पता है क्या एग्जिस्ट करते हैं? आइसोटोप्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। कार्बन हमारे पास प्रेजेंट होता है, कार्बन 12 प्रेजेंट है। अब कार्बन 12 में अगर हम देखें तो हम क्या कह सकते हैं? कार्बन का मास कितना है? 12, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6। बट साथ के साथ हमें ये भी पता है कि कार्बन 14 भी होता है, जहाँ पे उसका जो मास है वो कितना है? 14 है, और एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है। ऐसे ही हमारे आइसोटोप्स भी एग्जिस्ट करते हैं, आइसोबार्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, आइसोटोन्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो सारे के सारे एटम्स किसी भी एलिमेंट के सिमिलर हैं वो तो ज़रूरी नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हो सकते हैं हमारे ऑन द बेसिस, हम क्या किस बेसिस पे ये बात कह रहे हैं कि जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं आइसोबार्स, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मासेस प्रेजेंट होते हैं एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट के पास भी, राइट। सो ये पोस्टुलेट भी हमारी रॉन्ग प्रूव हुई थी बाद में। बट द नेक्स्ट पोस्टुलेट इज एटम कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड एटम। हाँ, ये बात ठीक है कि जब एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड एटम बनाते हैं। अब हम क्या बोलते हैं कि एटम्स कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल बना रहे हैं। बट उसके हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से जो मॉलिक्यूल्स हैं
उसको क्या नाम दिया गया था उस टाइम पर? कंपाउंड एटम का नाम दिया गया था। तो जो भी हमारे क्या हैं एटम्स हैं वो आपस में कंबाइन करेंगे। सिंपल सी बात है भाई, अगर मैं कहती हूँ कार्बन और उसने कंबाइन किया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन सकता है, राइट। सो एटम्स जो हैं वो आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे? हमारे कंपाउंड एटम बनाएंगे, जिसको कि आज के टाइम पे हम क्या कहते हैं कि आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं? वो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। जब एलिमेंट्स अलग अलग एलिमेंट्स या सेम एलिमेंट्स के आपस में कंबाइन करते हैं, कौन? एटम्स, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट है एटम्स इज स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। जब भी एक केमिकल रिएक्शन होती है तो एटम जो है ना वो सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी है जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। ये बात बताई गई थी उस टाइम के अकॉर्डिंग। बट एग्जैक्टली अगर हम देखें तो क्या एग्जैक्टली पूरा एटम इन्वॉल्व होता है रिएक्शन के दौरान? नहीं। जो एटम है ना उसके इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन। क्लियर है? तो जो एटम है उसके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, और बाकी का पूरा जो न्यूक्लियस वगैरह है वो तो न्यूक्लियर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि पूरा ही एटम हमारा इन्वॉल्व है रिएक्शन में। जो उसके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, और वो भी स्पेसिफाई अगर हम करें तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे क्या हैं? रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। पूरा का पूरा एटम इन्वॉल्व नहीं रहता है, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं? बाद में ये प्रूव हो गई हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग। नेक्स्ट है हमारा कि एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। कि जो एटम है ना उसको हम ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं। डेफिनेटली वो तो हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी कहती है। बट एग्जैक्टली हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा एटम है वो चेंज हो सकता है, दूसरे एटम्स में चेंज होता है। जो रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती हैं उसमें क्या होता है? न्यूक्लियाई ऑफ वन एटम इज कन्वर्टेड इनटू अनदर वन। मतलब एक यूरेनियम से तुमने थ्योरियम में कन्वर्ट कर दिया, तो एक एटम को दूसरे एटम में या एक न्यूक्लियाई को दूसरे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। वो बात हम टोटली प्रूव नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से ये बात गलत है या हर जगह अप्लाई होगी, राइट। तो हम क्या कहेंगे कि ये बात भी हमारी प्रूव हो गई गलत। लास्ट हमारी स्टेटमेंट क्या है? केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ओनली कॉम्बिनेशन, सेपरेशन एंड रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। जब भी हमारी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कोई एटम कहीं से आके अलग से आ गया, कोई एटम अपने आप ही कहीं चला गया, नहीं। उसमें क्या है, जो भी हम रिएक्टेंट के अंदर एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स कुछ भी ले रहे हैं, उनके जो एटम्स हैं वो आपस में रीअरेंज करके और कुछ भी प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, राइट। जैसे कि मैंने लिखा C+O2 विल गिव CO2, तो मैं क्या कहूँगी कि कार्बन थे और दो ऑक्सीजन थे, दोनों ने आपस में कंबाइन किया और क्या बना लिया? CO2 बना लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ? एटम्स जो है आपस में रीअरेंजमेंट उनका हुआ और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, राइट। जैसे कि मैं क्या कहती हूँ कि HCl प्लस NaOH दोनों ने आपस में कंबाइन किया और क्या बना लिया? NaCl प्लस H2O। तो क्या हुआ? ये जो Na था ये Cl के साथ कंबाइन हो गया और जो H था वो OH के साथ कंबाइन हो गया। ये वाली जो हमारी रिएक्शन है इसको मैं क्या नाम दूंगी कि यहाँ पे हमारा रीअरेंजमेंट हो गया और डिस्प्ले, ये जो हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है एग्जैक्टली तो ये हमारी क्या है? रिएक्शन में रीअरेंजमेंट ऑफ एटम हुआ और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। क्लियर है? तो जब भी रिएक्शन होती है तो वहाँ पे क्या है? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होता है और प्रोडक्ट की तरफ हमारी रिएक्शन चली जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी के जो कि है प्रूव रॉन्ग हो चुके हैं। जो हमारी मॉडर्न थ्योरी है वो उसको रॉन्ग प्रूव कर चुके हैं उसके पॉइंट्स को। बट उस टाइम के हिसाब से जब किसी ने कुछ डिस्कवर नहीं किया था उस हिसाब से ये अचीवमेंट बहुत ज़्यादा थी। तो इस वजह से डाल्टन की जो थ्योरी है ना वो अब तक हम पढ़ रहे होते हैं कि क्या कुछ हाइपोथेसिस उस टाइम पे एटम के बारे में बताई गई थी। क्लियर है? तो सिंपल से पॉइंट्स हैं जो कि हमें याद रखने हैं। एटम के बारे में है सारी यहाँ पे ये बातें बताई जो गई हैं तुम्हें। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब हम एटम्स की और एटम जब आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इन सब की बातें चल रही है तो हम कुछ बात करते हैं किसके बारे में? यहाँ पे मास के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे किसका? एटॉमिक मास के बारे में। तो बच्चों एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है किसी भी एटम का मास, राइट। जैसे कि हमने कोई भी एलिमेंट लिया, राइट, तो उस एलिमेंट का एटम लो, एटम का मास निकाल दो, क्या हो गया? एटॉमिक मास हो गया। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मास क्या है? एटॉमिक मास 1 यूनिट, राइट। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है बच्चों वो कितना है?
1 यूनिट है, राइट। ऑक्सीजन का मैं कहती हूँ मास बताओ तो क्या कहते हो, 16 यूनिट है। कार्बन का कितना मास है, 12 यूनिट है। तो किसी भी एक एटम का जो मास होता है, यूनिफाइड मास है, यूनिट हम क्या ले रहे हैं कि भाई ये जो यूनिट है हमने यू लिखा हुआ है वो क्या है, एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड हम मास इसको बोल रहे हैं, राइट। तो ये हमारा किसी भी एटम का जो मास हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसको हम क्या बोल देंगे, उसका एटॉमिक मास। अब मॉलिक्यूलर मास क्या है, मान लो हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, H2O क्या है, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, जब एटम्स अलग अलग एलिमेंट्स के, सेम एलिमेंट्स के आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाते हैं, मॉलिक्यूल बन जाते हैं। H2O है, CO2 है, NH3 है, ये क्या है हमारे पास अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं। इनका जब हम मास कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा क्या निकल के आता है, मॉलिक्यूलर मास, राइट। जैसे कि मैं क्या कहूँगी, ऑक्सीजन का मास यहाँ हो गया 16 प्लस में हाइड्रोजन का मास हो गया 2, तो 18 हमारा क्या हो गया, H2O का मॉलिक्यूलर मास हो गया। ऐसे ही CO2 की बात करें तो 12 हो गया कार्बन का मास, एक ऑक्सीजन का मास 16, तो 2 ऑक्सीजन का मास कितना हो जाता है, 32। तो यहाँ से 44 हमारा क्या आ गया, CO2 का मॉलिक्यूलर मास आ गया, राइट। नाइट्रोजन का मास होता है 14 और हाइड्रोजन अगर 3 है तो 3 हाइड्रोजन का मास 3, तो यहाँ से कितना आ गया, 17। तो ये जो हमारे मास निकल के आते हैं, इन मास को हम क्या बोलते हैं बच्चों, मॉलिक्यूलर मास। जब एटम के मास की बात करेंगे तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट है हमारा एवरेज एटॉमिक मास। इस पॉइंट को ध्यान से सुनेंगे बच्चों। अभी मैंने बताया कि हर एक एलिमेंट जो है उसके अलग अलग फॉर्म्स हो सकती है, राइट। जैसे कुछ एलिमेंट्स हमारे होते हैं जिनमें आइसोटोप्स की फॉर्म में जो एग्जिस्ट करते हैं। क्लोरीन है, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, वन इज 35 क्लोरीन एंड द अनदर वन इज 37 क्लोरीन। तो ये 2 आइसोटोप हैं किसके, क्लोरीन के, ठीक है। अब ये जो दोनों है ना वो किस रेशियो में प्रेजेंट है, नेचर के अंदर 3:1 में। मतलब मैं क्या कह सकती हूँ, 75% हमारे पास क्लोरीन 35 है और 25% क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन 37 प्रेजेंट होता है, ठीक है, नेचर में अबंडेंस की अगर हम बात करें तो। अब बात आती है कि अगर हम इसका मास 35 कंसीडर करेंगे तो 37 वाला क्लोरीन बोलेगा मेरा मास क्यों नहीं कंसीडर किया, है ना। ऐसे ही अगर इसका मास करेंगे तो ये गुस्सा होगा। सिंपल सी बात है, दोनों का ही एवरेज निकाल के हम मास को मानते हैं क्योंकि दोनों ही आइसोटोप्स प्रेजेंट है, तो क्लोरीन का मास 35 37 दोनों ही पॉसिबल हैं, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, निकालते हैं एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। कैसे, जो अबंडेंस है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है, किससे, जो इसका मास है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। तो ये हमारा यहाँ से क्या निकल के आ जाता है, एवरेज एटॉमिक मास। तो ये जो एवरेज एटॉमिक मास है ना बच्चों हमारा क्लोरीन का, वो क्या आता है, 35.5। तो हम क्या कहेंगे कि हम क्लोरीन का जो मास है वो ना तो 35 ले सकते ना 37 ले सकते, नेचर में वो जितना अबंडेंस उसकी है उसके हिसाब से हम उसका एवरेज एटॉमिक मास लेकर चलेंगे, जो कि कितना है, 35.5 है, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी अगर हमारे एटम्स है जिनके आइसोटोप्स नेचर में प्रेजेंट हैं तो उनके लिए हम एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली एटॉमिक मास निकालने के बजाय क्या निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, क्योंकि उनके आइसोटोप्स नेचर में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मूला मास। अब फॉर्मूला मास हम किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, जब भी हमारा कोई कंपाउंड जो है उसका कोई फॉर्मूला हम लिखते हैं, राइट। जैसे कि अब मैं बात कर रही हूँ किसकी, NaCl की। मैंने लिखा यहाँ पे क्या, NaCl, ठीक है। अब NaCl क्या है, कोई भी हम अगर NaCl की बात करेंगे तो उसके फॉर्मूला में ऐसा, उसके कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक सोडियम एक क्लोरीन है, नंबर ऑफ सोडियम और क्लोरीन वहाँ पे उसके लैटिस में प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स के लिए जो हमारे जनरली आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, उनके लिए हम क्या करते हैं, उनका एक फॉर्मूला मास कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई वहाँ पे सोडियम और क्लोरीन दोनों इक्वल रेशियो में प्रेजेंट है, तो उसका मास कितना ले लेंगे, NaCl, उसका फॉर्मूला बना दिया हमने और उसका मास भी उसी तरीके से कैलकुलेट कर लिया जाता है। जैसे सोडियम का है 23 और क्लोरीन का भी हमने देखा क्या है, 35.5। तो ये हमारा NaCl का टोटल मास आ जाएगा दोनों को कैलकुलेट करने पर, ठीक है।
तो जो हमारे आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, जनरली उनके लिए हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, फॉर्मूला मास यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे टाइप के मास हैं, रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं कि सबके मासेस को हमें किस वे में रिप्रेजेंट करना है, और ये हमारा यहाँ पे मास वाला टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ओके। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो, एक तो हमने पढ़ा है किसी भी कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला, राइट। जनरल फॉर्मूला मतलब जो भी हम फॉर्मूला पढ़ते हैं वो सब क्या है, जैसे मैंने कहा कि अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास क्या है, इथीन है, राइट, इथाइन है, जो भी है, बेंजीन है, तो क्या फॉर्मूला है उसका, C6H6। सबसे सिंपल लेके चलते हैं, बेंजीन क्या फॉर्मूला है बच्चों इसका, C6H6 इसका फॉर्मूला है। ठीक है, हाँ पता है हमको। अब यहाँ पे 6 कार्बन है और यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है। अगर मैं इनको सिंपल रेशियो में लिखूं तो 6 से 6 कैंसिल, तो यहाँ पे 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन इक्विवेलेंट बचता है, राइट। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है कि जितने हमारे एटम्स हैं उनको एक सिंपल रेशियो में रिप्रेजेंट करना, उसी को मैं क्या कहती हूँ, एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलती हूँ। क्लियर है? देखो, द फॉर्मूला विच गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहती हूँ H2O2, तो यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन होते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर, राइट। लेकिन जब मैं एक सिंपल रेशियो बनाऊंगी तो 2:2 से ये कैंसिल हो जाएगा, और सिंपल रेशियो हमारा क्या बनेगा, H और O। तो ये मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। C6H6, 6 हाइड्रोजन है 6 कार्बन, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो ये CH बन गया। ये क्या है इसका, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हमारा नॉर्मल होता है, उसके अगर मैं जो भी उसके अंदर एटम्स प्रेजेंट है उसका एक सिंपल रेशियो के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करती हूँ, तो उसको क्या बोला जाता है, उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बोला जाता है। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ से ना एक टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इस तरीके से, क्या यहाँ पे बोला गया है कि तुम्हें ना एम्पेरिकल फॉर्मूला दे दिया जाएगा और फिर वहाँ से तुमसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा जा सकता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे के एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा जा सकता है, राइट। तो अब यहाँ से देखो, एक चीज़ हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने समझ में आएगी कि अगर मैं क्या करती हूँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को डिवाइड कर देती हूँ किससे, एम्पेरिकल फॉर्मूला से, तो मेरा एक नंबर निकल के आता है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर दूंगी किससे, N से रिप्रेजेंट कर दूंगी। देखो यहाँ से मैंने बोला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6 और मैंने बोल दिया एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH, तो यहाँ से जो हमारा नंबर है वो क्या आता है, 6:1 का रेशियो है, राइट। तो N की वैल्यू क्या आती है, 6 आती है। तो हमें इस वे में इस चीज़ को देखना होता है कि एक रेशियो जो है इनका, ये बीच का जो नंबर है ना, उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो जरा, द मोलिकुलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 78। जो हमारा एक कंपाउंड है जिसका मास कितना गिवन है बच्चों, हमें 78 गिवन है, एंड इट्स परसेंटेज कंपोजिशन इज 92.4%, और इसकी परसेंटेज कंपोजिशन है 92.4% कार्बन एंड 7.6% हाइड्रोजन। डिटरमाइन द मोलिकुलर फॉर्मूला। हमें मोलिकुलर फॉर्मूला बताना है, हमें कुछ नहीं पता रखा, हमें सिंपली ये बता रखा है कि वो जो कंपाउंड है ना उसका मोलिकुलर मास जो है वो क्या है, 78 गिवन है। ठीक है, अब हमें बताना है कि ऐसा क्या है वो, बस इतना बताया गया है कि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, राइट। चलो, तो हम क्या करेंगे कि जो भी हमारी परसेंटेज गिवन है वो परसेंटेज दोनों कंपोनेंट्स की लिख लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, एटॉमिक मास हमें दोनों कंपोनेंट का पता है, क्यों, क्योंकि एक क्या गिवन है, कार्बन, और दूसरी चीज़ क्या है, हाइड्रोजन। तो कार्बन का मास कितना है, 12, और हाइड्रोजन का मास कितना है, 1। इतना काम हो गया। परसेंटेज कंपोजिशन जो भी हमें गिवन थी लिख ली। उसके बाद हमने क्या किया, उसका जो मास गिवन था वो भी हमने लिख लिया। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है क्या, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। अब यहाँ पे परसेंटेज की फॉर्म में हमें गिवन था तो हम परसेंटेज के रिस्पेक्ट में ही उसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से अपना नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा बच्चों 7.7, और सेकेंड केस में आ जाएगा 7.6। इतना करने के बाद हमें निकालना होता है मोल रेशियो। अब मोल रेशियो कैसे निकालते हैं, देखो, इसके मोल हैं 7.7 और इसके कितने आया यहाँ पे 7.6। इन दोनों में से जो स्मॉलर डिजिट होगी, राइट, जैसे कि यहाँ पे 7.6 है, उस स्मॉलर वाली डिजिट से हमें दोनों को डिवाइड कर देना है।
सो 7.7 इसको डिवाइड करेंगे तो 1.01 बनेगा, यहाँ पे डिवाइड करने पे 1 बन जाएगा। ओवरऑल फिर ये जो भी हमारा रेशो आता है ना, इसको थोड़ा सिंपल होल नंबर रेशो में कन्वर्ट कर लेना है, तो ये भी ऑलमोस्ट 1.01 को हम 1 ही बोलेंगे, तो ये हमारा सिंपल रेशो बन जाता है, दैट इज 1:1। ठीक है, अब ये जो हमारा रेशो बन गया ना 1:1, ये हमारा क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो है उस कंपाउंड के अंदर। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी कि वहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन, ये मैंने एम्पेरिकल फॉर्मूला का रेशो निकाल लिया कि वहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन CH जो है हमारा फॉर्मूला बन गया। अब देखो यहाँ पे क्या हमें यहाँ पे गिवन है, जो हमारा 1 है इंटू 12 जो मास था कार्बन का वो, प्लस 1 इंटू 1 जो हमारा हाइड्रोजन का मास था वो, और उसका रेशो भी क्या था 1। सो ये हमारा टोटल क्या आया 13, तो ये मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल के आएगा। और जो मॉलिक्यूलर मास था वो कितना दे रखा था, 78 दे रखा था। तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, n। तो यहाँ से मेरा n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो मैंने अभी बताया तुम्हें कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसके बराबर होगा, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा 6 इंटू CH, और यहाँ से हमारा फॉर्मूला बन के आएगा C6H6 बन जाएगा, राइट। तो सिंपली हम क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन गिवन हो हमें तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं वहाँ से रेशो वगैरह निकाल के पूरा, और फिर उससे एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके के हमें जो क्वेश्चंस हैं उनको भी ट्राई करके देख लेना है। उसके बाद हम चलेंगे, नेक्स्ट आता है हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, हर जगह यूज़ होने वाला टॉपिक है बार बार। तो अब इसको देखेंगे ध्यान से, मोल कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है। देखो, हम गए कभी किसी मार्केट में कुछ भी सामान लेने के लिए, तो हमें यूनिट्स का पता होना तो ज़रूरी है। हमने यूनिट्स के बारे में जब पढ़ रहे थे ना, तब भी इस बारे में बात की थी ना, कि भाई यूनिट बिना तो हम कुछ चीज़ ले ही नहीं सकते, हम किसी से कोई बात ही नहीं कर सकते कि कितना क्या अमाउंट हमें चाहिए, ये बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए कुछ यूनिट नंबर कुछ होना चाहिए ना हमारे पास। तो यहाँ पे सेम इसी तरीके से जो मोल कॉन्सेप्ट की जब हम बात करेंगे, तो अब एटम्स, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, इनका साइज बहुत छोटा होता है। तो इतने छोटे साइज के लिए अब हम क्या करें, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी एक क्वांटिटी बनानी पड़ेगी। अब तुम सोचो हम करें 10 रेज़ टू पावर समथिंग समथिंग समथिंग, बहुत ज़्यादा अमाउंट है। तो इतनी ज़्यादा अमाउंट के लिए हम क्या करें, कुछ ना कुछ ऐसी क्वांटिटी ले ताकि हम फिर उनको ईजिली मेजर कर पाएँ, राइट। तो यहाँ पे आती है मोल की बात। जैसे कि मान लो हम जाते हैं तो बनाना लेने होते हैं, हमें बनाना को कैसे देखते हैं, डजन्स में देखते हैं, राइट। कि हमें अगर 1 डजन का मतलब क्या होता है, 12 पीसीज आएंगे। 1 डजन का मतलब है 12 पीसीज आएंगे, बनाना लेना है तो। अगर 1 डजन पेंसिल बोलती हूँ तो मतलब 12 पेंसिल। तो डजन का मीनिंग जो है ना वो हमें 12 से रिलेट कराता है, राइट। ऐसे ही अगर हम कभी बात करते हैं, अब पेयर का मतलब क्या है, पेयर यहाँ पे 2 की बात हो रही है ना, पेयर ऑफ शूज़ बोलते हैं, तो मतलब 2 जूते, 2 जो भी सेट बनेगा तो उसको हम पेयर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमारे जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस ये होते हैं ना, इनके लिए हम यूज़ करते हैं क्या टर्म, मोल यूज़ करते हैं ये। ठीक है, क्या यूज़ करते हैं, मोल का यूज़ करते हैं। अब एक मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, राइट। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है, 1 मोल। अब इतने पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल्स हैं ना बच्चों, इनको बोल दिया जाता है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्यों बोला जाता है, क्योंकि एवोगैड्रो ही थे जिन्होंने ये बताया था ना स्टार्टिंग में कि भाई तुम फिक्स अमाउंट लेते हो। जैसे मान लो हमने फिक्स्ड अमाउंट ली नाइट्रोजन गैस की, इधर फिक्स्ड अमाउंट उतनी ही हमने वॉल्यूम ले ली किसकी, हाइड्रोजन गैस की, तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल होंगे दोनों में, राइट। तो ये जो पार्टिकल्स की, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की और ये सब बातें एवोगैड्रो ने सबसे पहले की थी, तो हमने इस नंबर को क्या नाम दे दिया, एवोगैड्रो नंबर नाम दे दिया। 1 मोल का मतलब इतने पार्टिकल्स होते हैं। सिंपली याद रखेंगे इसको बिल्कुल आराम से, और समझेंगे जो काम की बातें हैं उनको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स हम n से रिप्रेजेंट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। अगर हम मास की टर्म्स में देखें तो नंबर ऑफ मोल्स को कैसे डिफाइन करते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, राइट। किसी भी सब्सटेंस का हमने मास लिया 40, 50,
60 जो भी ग्राम में गिवन है, किलोग्राम में है, जो भी है, ठीक है। तो जो भी गिवन मास होता है उसको उसी सब्सटेंस के मोलिकुलर मास से डिवाइड कर दो, तो वो हमारा क्या निकल के आता है, उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, ठीक है। अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के फॉर्म में निकालना चाहते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास तो 20,000 पार्टिकल हैं, 30,000 हैं, 1,00,000 है, कुछ भी है, कितनी भी अमाउंट में पार्टिकल्स हमें गिवन है और कह रहा है कि इतने पार्टिकल्स में कितने नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे, तो भाई जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स वाले है Na, उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, उतने नंबर ऑफ मोल्स बन जाएंगे हमारे, ठीक है। सो पार्टिकल्स के टर्म में N/Na हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ पे मास की टर्म्स में हम कैसे बोल देते हैं, गिवन मास को डिवाइड कर दो बाय इट्स मोलर मास, ठीक है ना, राइट। हम और भी सिंपल टर्म्स में समझते हैं कि कैसे हमें ध्यान रखना है। एक मोल का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, राइट। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स का मतलब क्या है, एक मोल अभी बताया गया तुम्हें। उसके बाद अब ये जो पार्टिकल्स है ना बच्चों, चाहिए हमारे एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स या आयंस, जो भी हमें बोला गया है, राइट। उसके बाद है हमारा ये इक्वल होगा किसके, मास इन ग्राम्स। जैसे मैंने कहा यहाँ पे एक एग्जांपल अभी मैं लेके चलती हूँ, पहले देखते हैं। मास इन ग्राम्स इसके इक्वल होगा, इस इक्वल होगा अगर गैस की बात हो रही है तो एक मोल किसके बराबर होता है, 22.4 लीटर के बराबर होता है। तो ये चारों जो हमारे गिवन है ना, चारों जो पॉइंट हैं उनको ध्यान रखना है कि ये सब इक्विवेलेंट होते हैं। एक मोल का मतलब है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, या फिर कोई जो हम सब्सटेंस, एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट कुछ भी ले रहे हैं, आयन ले रहे हैं, उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो ये भी बराबर होगा, या फिर अगर कोई गैस है तो उसकी 22.4 लीटर अमाउंट। तो सारी चीज़ें क्या होती हैं, इक्विवेलेंट होती है। जैसे कि मैं कहती हूँ कि मेरे पास है O2 ऑक्सीजन है, राइट। तो मैं क्या कहूँगी कि एक मोल ऑक्सीजन है मेरे पास, तो इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होंगे, राइट। ये बोलूँगी पार्टिकल्स का मतलब देखो ऑक्सीजन का क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगी, मॉलिक्यूल लिखूँगी, सिंपल सी बात है। अब ये किसके बराबर होता है, मास इन ग्राम्स। तो ऑक्सीजन का मास कितना होगा बच्चों, एक का 16 है, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 32। तो ये जो है हमारा किसके बराबर होगा, 32 ग्राम के बराबर होगा। तो ये बात हमें समझना है कि किसी का भी एक मोल मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स की बात हो रही है, या फिर जो उसका मास है ग्राम के अंदर उसको हमें देखना है। ये सब क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे बोलती हूँ 1 मोल H2O, तो इसका मतलब क्या है, कितने H2O के मॉलिक्यूल, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 H2O मॉलिक्यूल की बात मैं कर रही हूँ। उसके अलावा ये किसके बराबर होगा, जो H2O का मास निकल के आता है, H2O का मास कितना होता है बच्चों, 2 हाइड्रोजन तो 2, और ऑक्सीजन के लिए 16, तो 18 ग्राम के इक्वल। तो इस तरीके से हमें मोल को डिफाइन करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम यहाँ से, इसमें क्या बोला गया है हमें, कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर, राइट। देखो जरा ध्यान से, 108 ग्राम इसका मास होता है सिल्वर का, 108 ग्राम या 108 यूनिट। आगे हम देखेंगे कि यूनिट और ग्राम में हम रिप्रेजेंटेशन किस वे में रिलेट करते हैं उनको, राइट। तो 108 ग्राम हमारा क्या है, सिल्वर का मास होता है, राइट। और यहाँ पे क्या पूछा गया है, एक एटम ऑफ सिल्वर, एक एटम जो है सिल्वर का, उसके अंदर कितना मास होगा, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, पहले जरा देखो ध्यान से, क्या हो रहा है ये, हाँ। अब यहाँ से देखते हैं बच्चों, मैं क्या स्टेटमेंट मेरी ये वाली अप्लाई करती हूँ, राइट। तो 108 ग्राम इसका मास है, तो सबसे पहले लिखती हूँ 1
1 मोल का क्या मतलब है, यहाँ पे 1 मोल सिल्वर एटम्स की बात हो रही है तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ सिल्वर की बात हो रही है, राइट। और ये किसके बराबर होगा, 108 ग्राम, क्योंकि इसका मास होता है। तो ये स्टेटमेंट हम बना सकते हैं। अब हमसे पूछा क्या गया है कि एक एटम अगर मैं सिल्वर का लेती हूँ, एक एटम, तो उसका कितना मास होगा। तो मैं यहाँ से स्टेटमेंट क्या बनाऊंगी बच्चों कि अगर हम यहाँ पे इतने एटम्स लेते हैं ना तो उनका मास होता है 108 ग्राम। तो एक एटम का हम कैलकुलेट कर देंगे, राइट। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स जब होते हैं तो उनका मास तो होता है भाई हमारे पास 108 ग्राम। तो मुझे निकालना है एक एटम का मास, तो एक एटम का मास कितना आ जाएगा, 108 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, राइट। तो ये हमारा यहाँ से कैलकुलेशन हमें कर लेनी है इस वे में समझ के, ठीक है। नेक्स्ट हमें गिवन है कैलकुलेट द मास ऑफ 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज। अब देखो बच्चों, सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज जो है उसका हमारा फॉर्मूला होता है C12H22O11, और जब हम इसका मास कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है 342 ग्राम। भाई 12 ऑक्सीजन है तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ेगा, 12 हाइड्रोजन है तो 12 हाइड्रोजन का मास 12 ही वहाँ पे ऐड करोगे साथ में। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 11 ऑक्सीजन का मास 16 इंटू 11, तो सबको सोल्व करके ऐड करोगे तो कितना आएगा, 342 ग्राम्स, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या स्टेटमेंट बनाऊंगी बच्चों कि अगर मैं लेती हूँ यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, राइट। तो इतने मॉलिक्यूल्स का जो मास था ना वो तो कितना आ रहा है मेरे पास, 342 ग्राम आ रहा है। तो हमें क्या करना है, 100 मॉलिक्यूल का निकालना है। तो निकाल सकती हूँ, 100 मॉलिक्यूल का कितना आएगा मास यहाँ पे, 342 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ से कैलकुलेट करके हमारा क्या आ जाएगा, मास ऑफ 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज, राइट। तो ये हमारा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। अब हमें क्या निकालने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स के बारे में पूछा हुआ है। 52 मोल ऑफ आर्गन, तो सिंपल है यहाँ पे जब नंबर ऑफ एटम्स की बात हो रही है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देखो 1 मोल अगर मैं आर्गन लेती हूँ, 1 मोल आर्गन अगर मैं लेती हूँ तो वहाँ पे कितने एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23, राइट। इतने एटम्स होंगे अगर मैं क्या करती हूँ, 1 मोल लेती हूँ। 1 मोल का मतलब तो इतने ही एटम होंगे ना आर्गन के, 1 मोल का तो मीनिंग ही यही होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो 1 मोल में इतने एटम्स होंगे, तो 52 मोल में कितने एटम्स होंगे, तो 52 मोल में हो जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 52। क्लियर है सबको, यहाँ से हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है नेक्स्ट, राइट। सो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कि 52 यूनिट हीलियम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो हमें पता है बच्चों कि हमारे पास जो हीलियम है उसका मास कितना होता है, 4 यूनिट, है ना। 4 यूनिट्स में अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे यूनिट में पूछा गया है तो यूनिट की बात करेंगे, तो 4 यूनिट हीलियम का मास होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी कि 4 यूनिट में प्रेजेंट है, 4 यूनिट में हमारा एक एटम बनता है। तो 52 यूनिट्स में हमारे कितने हीलियम के एटम बनेंगे, 52 डिवाइड बाय 4, राइट। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 13। नेक्स्ट है हमारा 52 ग्राम हीलियम। अब देखो 52 ग्राम हीलियम में कितने एटम होंगे। अब यहाँ पे ग्राम के टर्म्स में है तो हम उसी वे में निकालेंगे, इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। करते हैं यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों कि 4 ग्राम हीलियम,
4 ग्राम हीलियम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होंगे, राइट। तो उसके बाद मैं क्या लिखूंगी कि मुझे बताना है 52 ग्राम हीलियम में कितने एटम्स हैं। तो कैसे लिखूंगी? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाय 4। तो ये हमारे क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ एटम्स इन 4 ग्राम ऑफ हीलियम। यूनिट के टर्म्स में है तो हमें उसके हिसाब से करना है, और ग्राम की टर्म्स में है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें इसको सोल्व करना है। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे बच्चों क्या गिवन है। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 यूनिट इन ग्राम्स। देखो यहाँ पे हम ओवरऑल ये देखना चाह रहे हैं कि यूनिट और ग्राम में हमारा ओवरऑल क्या रिलेशन निकल के आ रहा है, राइट। तो मैं क्या कहती हूँ, 1 यूनिट का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से यहाँ पे देखेंगे। क्या है, पहले जब भी हमें मास कैलकुलेट करना था तो हमने पहले तो अलग अलग रेफरेंसेस यूज़ किए। लाइक पहले हाइड्रोजन को एज अ रेफरेंस यूज़ किया जाता था जब मास को कैलकुलेट किया जाता था। अभी बाद में क्या हुआ कि कार्बन 12 आइसोटोप जो है ना, उसको यूज़ किया जाने लगा एज अ रेफरेंस। तो कार्बन 12 का जो 1/12 पार्ट है उसको हम यूज़ करते हैं रेफरेंस के लिए। कैसे कि मैंने क्या किया, कार्बन का मास कैलकुलेट करो और उसका 1/12 कर दो, उसका 12वां हिस्सा हमें लेना है। वो किसके बराबर होता है? 1 यूनिट के बराबर होता है। क्लियर है? अब देखो जरा ध्यान से, क्या लिखूंगी मैं, मुझे पता है ये स्टेटमेंट मैं अभी पढ़ के आई हूँ कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स अगर मैं लेती हूँ तो वहाँ पे 12 ग्राम कार्बन के वो बराबर होते हैं, राइट। क्यों होते हैं 12 ग्राम? हमें पता है क्या है कार्बन का मास। तो जो मास हम ग्राम्स में लेते हैं वो किसके बराबर है? इतने नंबर ऑफ एटम्स उसके अंदर होंगे, 1 मोल, ठीक है। अब एक एटम का मास कितना होगा? कार्बन के एक एटम का मास कितना होगा? 12 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻⁻23। ये हमारे कार्बन के एक एटम का मास आ गया है, राइट। अब हम यहाँ पे डिफाइन क्या करते हैं 1 यूनिट को। 1 यूनिट का मतलब क्या है? 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, कि कार्बन एटम के मास का 1/12 पार्ट हमें क्या बोलना होता है? 1 यूनिट बोलना होता है, राइट। तो अब हमें देखो कार्बन के एटम का मास हम ये निकाल ही चुके हैं और इसका 1/12 करना है। 1/12 इस मास का जब हमने किया तो यहाँ से हमारी क्या वैल्यू आई इसको सोल्व करने पर? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। देखो एक यूनिट हमारा जो है वो किसके बराबर आ गया? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल आ गया, राइट। तो यहाँ से क्लियर हो गया। अब मान लो ये 1 यूनिट के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इसको 1 यूनिट जो है उसको कंपेयर करते हुए सबका मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमने हाइड्रोजन का मास निकालना चाहा तो हाइड्रोजन का जो मास है वो किसके बराबर आता है? 1 यूनिट के बराबर आया। 1 यूनिट मतलब जो कार्बन का 12वां हिस्सा था उसके बराबर आया किसका मास? हाइड्रोजन का मास। तो जो हाइड्रोजन का मास है वो 1 यूनिट के इक्वल आता है, मतलब 1 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24। तो ये कितना हो गया? इतने ग्राम्स आ गया, राइट। तो यहाँ से 1 मोल हाइड्रोजन का मास कितना आया? देखो बच्चों, एक एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास है इतना, तो 1 मोल का कितना होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओवरऑल जब दोनों को सोल्व किया जाता है ना तो वो 1 ही ग्राम बन जाता है, ठीक है। ये है हमारा, देखो ध्यान से हमें समझना है। नेक्स्ट है, अगर हमारा ऑक्सीजन एटम है उसका मुझे मास कैलकुलेट करना है ग्राम्स में, राइट। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि भाई जो हमारा ऑक्सीजन है उसका मास कितना आता है? 16 यूनिट के बराबर आता है। 16 यूनिट समझ रहे हो ना? 1 यूनिट किसके बराबर है? 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम। और यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन है उसका मास कितना आया? 16 यूनिट्स आया। अब ये जो 16 यूनिट्स आया तो मतलब इसको ग्राम में चेंज
करूँगी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 यूनिट को कितने से, इतने से, तब हमारा वो ग्राम में चेंज होगा। तो इसको जब मैंने सोल्व किया तो वो कितना बनता है, लगभग 16 ग्राम ही बनता है। इस वजह से हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है वो देखो लगभग कैलकुलेट करने के बाद वो इक्विवेलेंट सा ही आ जा रहा होता है। ठीक है, तो इस वे में हमें समझना है कि एक यूनिट में और ये ग्राम जो है वो इक्वल तो नहीं होते, लेकिन हमारा जो ये जो रिलेशन है वो दिख रहा है। 1 यूनिट किसके बराबर है, 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स के बराबर है। बट जब हम एक इंडिविजुअल एटम के 1 मोल अमाउंट का मास निकालते हैं तो वो उतना ही, जितना यूनिट में मास होता है उतना ही हमारा ग्राम्स में मास आ जाता है, जितना जब हम 1 मोल अमाउंट का मास कैलकुलेट करते हैं तब। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक रिएक्शन इन सॉल्यूशन। देखो जब भी हम एक सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम क्या देखते थे, सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले तो एक सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। हम जो स्टार्टिंग में पढ़ के आए हैं उसमें भी हमने क्या बात की थी कि होमोजीनियस मिक्सचर हमारा क्या होता है या हिट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ये बात हमने समझी थी, राइट। तो अगर मान लो मैंने पानी और चीनी और नमक को मिला दिया सबको, तो वो अच्छे से मिक्स हो गए। मिक्स होने के बाद बिल्कुल अलग अलग फेजेस नहीं दिखाई दे रहे, तो मैं उसको क्या बोलूँगी, होमोजीनियस मिक्सचर बोलूँगी, राइट। तो जो हमारा सॉल्यूशन है उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। मतलब 2 3 4 सब्सटेंसेस को तुम आपस में मिक्स करो और वो अच्छे से मिक्स हो जाए तो उसको क्या नाम देंगे, हम सॉल्यूशन को ही नाम देंगे, होमोजीनियस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब बात आती है सोल्यूशन के का, तो हम बना लेंगे, ठीक है, हम 2 3 4 जो भी हमारे सब्सटेंसेस हैं उनको मिक्स कर लेंगे, सोल्यूशन बन जाएगा। अब सोल्यूशन जब बन जाता है तो उसके आते हैं बच्चों 2 कंपोनेंट्स, वन इज सोल्यूट एंड द अनदर वन कंपोनेंट इज सोलवेंट, राइट। जैसे कि मैंने पानी को और चीनी को मिलाया तो ज़्यादा अमाउंट में क्या है, मान लो पानी मैंने ज़्यादा ले लिया, चीनी कम है, तो पानी क्या बोला जाएगा, जो हमारे पास यहाँ पे वाटर होगा वो क्या बोला जाएगा, सोलवेंट। तो जो ज़्यादा अमाउंट में लूँगी उसको क्या बोल दूँगी, सोलवेंट। और जो थोड़ी अमाउंट में लूँगी, जैसे मैंने उसमें डाल दिया, थोड़ी सी चीनी डाल दी, थोड़ी अमाउंट में मैंने सोल्ट डाल दिया, तो जो भी मैं कम अमाउंट में उसके अंदर डालती जाऊँगी वो सब क्या होते जाएंगे, सोल्यूट। सोलवेंट एक ही होता है, सोलवेंट हमारे 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई। उसके बाद हम एक बात यहाँ पे करते हैं किसकी, कॉन्सनट्रेशन की। किसकी बात करते हैं बच्चों, कॉन्सनट्रेशन की। कॉन्सनट्रेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमने कितनी अमाउंट ऑफ सोल्यूट हमारा प्रेजेंट है इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सोलवेंट, राइट। जैसे कि मैं कहूँ तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में, एक ग्लास मैंने पानी लिया, उस एक ग्लास पानी के अंदर अगर मैंने 1 चम्मच चीनी डाली, दूसरी बार मैंने 2 चम्मच चीनी डाल दी, फिर मैंने 3 चम्मच चीनी डाल दी, तो ज़्यादा सोल्यूट कहाँ पे है, ज़्यादा अमाउंट में चीनी जहाँ डली मतलब कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे ज़्यादा है, राइट। तो जितनी अमाउंट में सोल्यूट डालते जाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं, जितनी अमाउंट में सोलवेंट ज़्यादा प्रेजेंट होगा मतलब वहाँ पे जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज होती जा रही है। तो कॉन्सेंट्रेशन मतलब ये है कि जितना ज़्यादा हम गिवन अमाउंट ऑफ सोलवेंट जो हमारी होगी उसमें प्रेजेंट होगा सोल्यूट, उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन को फिर बच्चों आता है डिफाइन करने के अलग अलग तरीके कि कॉन्सेंट्रेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाए। क्लियर है, तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है कॉन्सेंट्रेशन को, उसके हम डिफरेंट तरीके पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि मैं यहाँ पे कुछ लिखती हूँ। मोलैरिटी पढ़ेंगे अभी हम, है ना, हम पढ़ेंगे मोलैलिटी के बारे में, राइट। हमें पढ़ना है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन के बारे में। उसके बाद हमें देखना है किसके बारे में, नॉर्मेलिटी के बारे में, नॉर्मेलिटी, मास परसेंटेज, और हमें क्या समझना है, पार्ट्स पर मिलियन को भी देखेंगे, और वॉल्यूम
परसेंटेज, राइट। तो ये सारे हमारे क्या हैं, कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। जो भी हमारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, मतलब हम कैसे कैसे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये सब तरीके से निकाल सकते हैं, हमें एक एक करके अभी क्या करना है, इनको देखना है। क्लियर। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला वाइज देखते जाएंगे इनके क्या क्या बनते हैं। फर्स्ट वन इज मास परसेंटेज। फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, मास परसेंटेज, राइट। मास परसेंटेज का मतलब हमारे पास क्या होता है बच्चों, हमें क्या करना है कि यहाँ पे मैं मान लेती हूँ कि ये मेरे पास क्या है, सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन के अंदर क्या प्रेजेंट है, देखो जरा ध्यान से, WA एंड WB, ये दो मैं यहाँ पे क्या बता रही हूँ, रिप्रेजेंटेशन बता रही हूँ, ठीक है। A का मतलब हमारे पास बच्चों यहाँ पे होगा क्या, किसको रिप्रेजेंट करूँगी मैं, A से सोलवेंट को रिप्रेजेंट करती हूँ, और जो सोल्यूट है हमारा उसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ किससे, B से रिप्रेजेंट करती हूँ, ठीक है। अब WA एंड WB क्या है, वेट ऑफ सोलवेंट, एंड WB क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट, राइट। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखती हूँ नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स के बारे में मैं पहले भी अभी पढ़ चुकी हूँ। नंबर ऑफ मोल्स को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ किससे, N से, और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो जो सोलवेंट है उसका मोलर मास मैं रिप्रेजेंट करती हूँ M से, MA मतलब मोलर मास ऑफ सोलवेंट, और MB हमारा क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारा क्या हो जाएगा, अगर सोल्यूट का निकाल रही हूँ तो गिवन वेट ऑफ सोल्यूट दैट इज WB, मोलर वेट ऑफ सोल्यूट मतलब MB। अगर हमें किसका निकालना है, सोलवेंट के नंबर ऑफ मोल्स, तो WA अपॉन MA हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या हैं, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स। तो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को मैं देखो कैसे रिप्रेजेंट कर दूंगी, NB से, और अगर सोलवेंट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे तो कैसे रिप्रेजेंट कर दूंगी, NA से रिप्रेजेंट कर दूंगी, राइट। तो ये हमारे क्या हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम फिर इनमें फॉर्मूलाज में पुट कर पाएंगे, राइट। तो मास परसेंटेज में हमें क्या करना होता है, ऊपर हम रखते हैं क्या, जो भी हमारा, मान लो हमें परसेंटेज सोल्यूट की निकालनी है, कोई भी कंपोनेंट की निकाल सकते हैं ना, सोल्यूट की भी और सोलवेंट की भी निकाल सकते हैं, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी मास परसेंटेज, तो वो क्या हो जाएगा, मास ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, और परसेंटेज निकाल रही हूँ तो कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम परसेंटेज, क्या निकालना है, वॉल्यूम परसेंटेज, तो वॉल्यूम परसेंटेज में बच्चों मुझे सिंपली क्या कर देना है कि यहाँ पे मैं लिखूंगी वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, मान लो वो कंपोनेंट हमारा सोल्यूट भी हो सकता है और सोलवेंट भी हो सकता है, तो उसका वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। नेक्स्ट है हमारा ppm, जिसको कि हम कैसे एब्रीविएशन हमारा इसमें क्या है लिखेंगे, पार्ट्स पर मिलियन। अभी देखो परसेंटेज निकाल रही हूँ तो 100 में से निकाल रही हूँ, और अगर ppm मुझे यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगी, मिलियन से मल्टीप्लाई करूँगी जब मुझे पर मिलियन कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, मास ऑफ जनरली अगर हम सोल्यूट की बात करते हैं तो मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई यहाँ से पे करना पड़ेगा 10⁶ से, ठीक है। पर मिलियन हम निकाल रहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी हमारा सेम चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों इसमें हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला, जो कि क्या है, मोलैरिटी। क्या है, मोलैरिटी।
मोलैरिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों कैपिटल एम से, राइट। मोलैरिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल एम से। मोलैरिटी में हमें क्या करना होता है? ऊपर हमें रखना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नीचे हमें यहाँ पे क्या रखना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो क्या है, नीचे हमें रखना तो होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि किस में होना चाहिए? लीटर में है, ठीक है। फॉर्मूला तो हमारा ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बट हम एक्सपेरिमेंट्स जब करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, जनरली हम लीटर्स में तो एक्सपेरिमेंट नहीं लेके चल रहे होते ना, तो वहाँ पे हम मिलीलीटर्स में देख रहे होते हैं। तो जब बात ही मिलीलीटर में हो रही है तो हम यहाँ पे मिलीलीटर लिख देते हैं। बट लीटर को मिलीलीटर में चेंज करोगे तो क्या करेंगे? ऊपर फिर यहाँ से 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मोलैरिटी हो जाएगा कैलकुलेट, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट हमारी जो टर्म आती है वो है मोलैरिटी। क्या टर्म आती है? मोलैरिटी। इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं स्मॉल m से, ठीक है। यहाँ ऊपर हमें सेम रखना होता है नंबर ऑफ मोल्स। किसके नंबर ऑफ मोल्स? सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नीचे हमें क्या रखना है? वेट ऑफ सोलवेंट। WA का मतलब बताया था वेट ऑफ सोलवेंट। ये जो वेट ऑफ सोलवेंट होगा ना, ये हमारा किस में होना चाहिए? kg में। फिर मैंने फिर से बताया कि भाई kg में हम कैसे यूज़ करेंगे, इतनी अमाउंट में थोड़ी ना सोल्यूशंस बनाने लगेंगे। तो हम इसको अगर ग्राम में लिखना चाहें तो ऊपर फिर हमें किससे क्या करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। मोलैरिटी की हम यूनिट देखते हैं तो क्या बनेगी? देखो ऊपर है मोल्स, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगी? मोल पर केजी, राइट। तो ये हमारी यूनिट्स हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या? नॉर्मैलिटी। नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी क्या होती है बच्चों? इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? यहाँ पे हमें लेना है क्या? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और मिलीलीटर अगर लेते हैं तो क्या करेंगे? ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बात आती है कि ये हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब यहाँ पे किससे है बच्चों? गिवन वेट। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? अब इक्विवेलेंट वेट होता है क्या? मोलर मास ऑफ सोल्यूट, क्योंकि सोल्यूट का ही इक्विवेलेंट वेट निकालना है, डिवाइड बाय n फैक्टर, डिवाइड बाय n फैक्टर। तो ये हमारा क्या आ जाता है? इक्विवेलेंट वेट आ जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें समझना है। अब देखो ध्यान से, ये सारी वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे ना यहाँ पे, तो हमारा क्या कैलकुलेट होके आएगा? देखो गिवन वेट, इसकी जगह लिख देते हैं गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट की जगह क्या लिखते हैं? मोलिकुलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर। तो वो n फैक्टर ऊपर आ गया, वॉल्यूम, और ऊपर क्या था? 1000, ठीक है। अब ये जो गिवन वेट अपॉन मोलर वेट है, ये क्या बन गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बन गया, मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर एंड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो कि ml में है, और मल्टीप्लाई बाय 1000। तो बच्चों अब ध्यान से देखो, ये सारी जो टर्म तुम्हें दिखाई दे रही है ना, और साथ में ये 1000, ये सब मिलके हमारा क्या बोला जाता है? नॉर्मैलिटी बोला जाता है। तो मैं इसको क्या लिख दूंगी आगे कि नॉर्मैलिटी जो है वो हमारी किसके बराबर आ गई? मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर। तो मैम इतना तो ठीक है, बट ये n फैक्टर क्या होता है? तो बच्चों n फैक्टर हमें कैसे देखना होता है? n फैक्टर अगर हमारे पास कोई एसिड है तो उसकी बेसिसिटी कितनी है वो n फैक्टर रिप्रेजेंट करेगा। कोई बेस है तो उसकी एसिडिटी कितनी
कितनी है वो उसका एन फैक्टर होता है, या फिर कोई सोल्ट है तो उसका टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितना है वो उसका एन फैक्टर होता है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे बात करती हूँ NaOH, तो यहाँ पे ये एक OH नेगेटिव दे सकता है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया n। MgOH होल ट्वाइस, तो ये क्या हो गया इसका एन फैक्टर, क्योंकि ये 2OH नेगेटिव दे सकता है। H2SO4, तो ये 2H पॉजिटिव प्रोवाइड कर सकता है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया 2 हो गया, राइट। अगर मैं बोलती हूँ NaCl, तो यहाँ पे Na पे पॉजिटिव चार्ज है और Cl पे -1, तो टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव देख लो कितना है, मैग्नीट्यूड ही हमें ओवरऑल देखना होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कितना है बच्चों 1 है, तो हम क्या कहेंगे एन फैक्टर कितना है 1 है, या फिर नेगेटिव चार्ज भी कितना है 1 ही तो है ओवरऑल, तो वो क्या है हमारा एन फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारी हो गई नॉर्मेलिटी। उसके बाद हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन के बारे में। मोल फ्रैक्शन एकदम सिंपल है हमारे पास। मोल फ्रैक्शन में हमें क्या करना होता है, देखो कि जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं 2 है 3 है, सबके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। ठीक है, जैसे कि अभी मैं बात कर लेती हूँ, यहाँ पे मेरे पास A और B 2 कंपोनेंट्स थे, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स Na थे और इसके नंबर ऑफ मोल्स मैंने मान लिए कितने हैं Nb है। ये हमारा सोलवेंट है, मान लो ये सोल्यूट है। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, एक तो इसको ऐसे चाय से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको एक्स से भी बोल सकते हो या चाय से बोल दो, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है। किसका निकालना है मोल फ्रैक्शन, मैंने कहा कि एक्स का निकालना, सॉरी ए का निकालना है। तो जिसका मोल फ्रैक्शन तुम्हें निकालना है ना बच्चों, उसके नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ मोल्स को, राइट। तो ये हमारा क्या आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट। ए का हमने निकाल दिया। मान लो हमें मोल फ्रैक्शन बी का निकालना है, तो कैसे करोगे, नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर दो बी के टोटल नंबर ऑफ मोल्स से, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये हमें ना सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो हैं वो पता होना चाहिए। तो हमने ना ओवरऑल जो भी चीज़ें हमारी थी ना चैप्टर में सारी हमने रिवाइज कर ली है, कोई इतना हमारा पॉइंट बचा है नहीं, राइट। तो यहाँ से देखो चैप्टर में हमने क्या कुछ पढ़ा है अभी तक। स्टार्टिंग में हमने एकदम बेसिक से स्टार्ट कर लिया था, फिर हमने यहाँ से जितनी भी हमारी टर्म्स थी ना उन सभी टर्म्स को, सभी जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उनको एक एक करके कंप्लीट कर लिया है। तो आई थिंक इतना हमारा जो चैप्टर है उसमें कोई ऐसा पॉइंट बचा नहीं है, मोस्ट ऑफ द चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, राइट। तो ये हमारा यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हुआ, फर्स्ट चैप्टर ऑफ 11th क्लास हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमें करना क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ना हमें प्रैक्टिस कर लेने हैं, जिससे कि हमारे कॉन्सेप्ट्स और अच्छे ब्रशअप हो जाएं, राइट। तो टिल देन गुड बाय, टेक केयर।